ना बच्चों, हमारा ये चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर है। आई होप कि आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आज के आज ही हम इसको खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, है ना। आइए, तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात होगी, फिर कुछ स्ट्रैटेजिक चेंज के बारे में बात होगी, देन फिर उसके बाद कुछ अलग अलग कंसेप्ट हैं जैसे बेंचमार्किंग, बीपीआर, और फिर उसके बाद कंट्रोल की बात होगी। कंट्रोल में हम स्ट्रैटेजिक ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। सही है। आइए, इस ये सब पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। पहले देखो कितना बेसिक है। इंट्रोडक्शन में बात बोलता है क्या एक स्ट्रैटेजी के सक्सेस होने में इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोल है? सबसे बड़ा रोल है सर, है ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ग्राउंड पे जाके तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रैटेजी हमारी सक्सेसफुल होगी। यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है। कह रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एज वेल एज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डज नॉट एंड विद द फर्म सेलेक्टिंग या डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी टू परस्यू इट एंड मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू द स्ट्रैटेजिक एक्शन। कह रहा है सिर्फ परस्यू करने से एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस खत्म नहीं होती, उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है स्ट्रैटेजिक एक्शन में। आ रहा है? हाँ। देन कहता है इवन मोस्ट ऑफ द टेक्निकली परफेक्ट प्लान विल नॉट बी यूजफुल इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। कह रहा है चाहे कितना तगड़ा प्लान बना दो, है ना, कि भाई की पार्टी ऐसे ऐसे करेंगे बर्थडे की, अगर उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। तो ऐसी बात स्ट्रैटेजी की है कि भैया स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे कितना भी परफेक्ट प्लान बना लो वो यूजफुल नहीं होगा बिना उसके इम्प्लीमेंटेशन के। और वो भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है हमें? इफेक्टिवली। कैसे करना है? इफेक्टिवली। आइए, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन एंड नॉट द थ्रू प्लान। सुनिए, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आएगा वो सिर्फ प्लान से नहीं आएगा। चेंज जो आएगा वो किससे आएगा? इम्प्लीमेंटेशन से और इवोल्यूशन से, है ना। इवेल्युएट करके और इम्प्लीमेंट करके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेगा, कोई चेंज आएगा। सिर्फ प्लान बनाने से चेंज नहीं आएगा। बहुत इजी सी बात है, वो तो आपको समझ में आ रही है। आइए, कह रहा है कैसे? कह रहा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। आइए, कह रहा है इट रेफर्स टू द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग ए फ्रेशली चूजन स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। कह रहा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? तो कह रहा है ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हम कोई एक नई स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाते हैं, है ना। आइए, कह रहा है इट ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इनटू द एक्शन एंड मेक इट वर्क। कह रहा है इट इन्वॉल्व द मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। सुनिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी चेंज करके कोई स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कॉर्पोरेट कल्चर और पॉलिसी को चेंज करके कोई हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से करके, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल को करके। तो जैसी वो स्ट्रेटेजी होगी उसमें ये चीजें अगर रिक्वायर होंगी तो इन चीजों में चेंज करके आप उस स्ट्रेटेजी को क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे। कह रहा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर द एक्शन सच एज बोले तो एग्जाम्पल दिया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह के एक्शन रिक्वायर करता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह के एक्शन क्या करता है मेरे बच्चे? रिक्वायर करता है। जैसे बिल्डिंग न्यू फैसिलिटी, है ना, नई फैसिलिटी को बनाना। कह रहा है एडिंग द न्यू डिपार्टमेंट, कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करके आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हायरिंग एंड ट्रेनिंग द न्यू एम्प्लॉय, building the better information system, allocation of resources, choosing the facility, establishing the cost control measure and changing the pricing structure। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल है जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में एज ए एक्शन रिक्वायर होते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी में जो जो चीजें लगेंगी वो आप करोगे। जैसे हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो भैया हम वैसे स्किल पर्सनल हायर करेंगे जिन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। उसके लिए हम नई मार्केटिंग टीम रखेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? उसके लिए अगर हमें बिल्डिंग कई कुछ नई फैसिलिटी चाहिए तो वो नई फैसिलिटी का इंतजाम करेंगे। नए डिपार्टमेंट अगर हमें फंक्शनल एरिया खोलने हैं, नए फंक्शनल हेड बिठाने हैं तो वो बिठाएंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बहुत बेसिक है स्टार्टिंग में। चलें आगे। आइए, ये इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप बताओ, फॉर्मुलेशन का मतलब स्ट्रेटेजी को तैयार करना, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एक्शन में लाना।
डिफरेंस पता है अच्छे से? देखो समझ में आ रहा है क्या? प्रोसेस कह रहा है इट इज प्राइमरली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सही है, और ये क्या है? प्राइमरली ऑपरेशनल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग वाला काम है, अभी बस हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन में तो यही होगा ना। और ये कैसा है? ऑपरेशनल है। कह रहा है स्किल कैसी रिक्वायर है? यहाँ पे कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल की जरूरत है, यहाँ पे मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल की जरूरत है। कोई चेंज लाओगे तो लीडरशिप चाहिए, मोटिवेशन वहां पे चाहिए। कह रहा है कोऑर्डिनेशन, कह रहा है इट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय एट द टॉप लेवल, एंड ये रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन एट द मिडल एंड लोअर लेवल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाके एक्शन प्लान बनेगा, एक्शन में आएगी स्ट्रेटेजी। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। इट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, इट फोकस ऑन एफिशिएंसी। कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे कम लगते हैं, यहाँ पे ज्यादा लगते हैं। बनाने वाले तो कम होते हैं ना स्ट्रेटेजी को, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे ज्यादा होंगे। क्यों भाई सार्थक? कह रहा है जनरली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कंसेप्ट डू नॉट डिफर ग्रेटली फॉर द स्मॉलर लार्जर एंड प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है सबके लिए ये ऑलमोस्ट एक जैसा होता है फॉर्मुलेशन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत ही इजी है, सुपर इजी है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है। इस चैप्टर में बेटा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, सुन लो प्लीज, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसको स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, जिसको स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको हर एरिया को ठीक से पढ़ना है। डन? कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, और ज़्यादा कंटेंट है तो इसलिए और ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए, इतना समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन, बताना क्या क्या डिफरेंस है, बता दोगे? पहला क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दूसरा ऑपरेशनल। स्किल रिक्वायर कहाँ पे कैसे स्किल चाहिए? कंसेप्चुअल और एनालिटिकल, और वहां पे मोटिवेशनल और लीडरशिप। कोऑर्डिनेशन कैसा चाहिए? यहाँ पे टॉप लेवल वाले एम्प्लॉय में, और यहाँ पे मिडिल और लोअर। फोकस फोकस फोकस, ये फोकस करता है इफेक्टिवनेस पे और वो एफिशिएंसी पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ पे लेस चाहिए? फॉर्मुलेशन में कम चाहिए, इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा चाहिए। और जनरली जो फॉर्मुलेशन है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के में सेम तरीके से होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हर कहीं अलग अलग तरीके से होता है ना, जैसा वो ऑर्गेनाइजेशन है। अब देख लो, इसी का बेटा एक मैट्रिक्स बना के आपको समझाया हुआ है, बहुत ईजी है ये भी। कह रहा है सुनना, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सुनिएगा, अगर डिफरेंस पूछेगा तो ऊपर वाला लिखना है, और अगर रिलेशनशिप पूछेगा तो ये वाला मैट्रिक्स आपको समझाना है वहां पे। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? हाँ, आइए। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज ए फंक्शन ऑफ गुड स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एज सीन अबव, बोथ प्रोसेसेस आर डिफरेंट एंड रिक्वायर वेरी डिफरेंट स्किल्स। अब देख लो, ये मैट्रिक्स में इधर क्या दिया है? फॉर्मुलेशन, और इधर क्या दिया है? इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है फॉर्मुलेशन साउंड है और इम्प्लीमेंटेशन वीक है, तो मजा आएगा क्या? बोलो। हाँ, तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा? इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, कंपनी शुड ट्राई टू मूव फ्रॉम स्क्वायर ए टू बी। यानी आप यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है और फॉर्मुलेशन साउंड है। समझ में आया? तो ये किस लिए हो रहा है बताना, ये क्यों हो रहा है? कह रहा है फॉर्मुलेशन तो अच्छा हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक हुआ, किस किस रीजन की वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, एक्सपीरियंस, लीडरशिप। सही है? अब सुनना, तो हम हमेशा क्या चाहेंगे कि भैया जितना अच्छा फॉर्मुलेशन हुआ है उससे ज्यादा एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन हो, तभी हम सक्सीड कर पाएंगे। तो कहता है कि ए स्क्वायर से आप हमेशा बी में जाना चाहोगे। स्क्वायर बी रिप्रेजेंट ए सिचुएशन जहां पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन साउंड है और ये इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है। आइडियल सिचुएशन विच एवरी फर्म वांट टू अचीव, हमेशा आप ये अचीव करना चाहोगे। आया? हाँ, अब सुनिए, फॉर्मुलेशन में ही कमी रह गई, फॉर्मुलेशन में ही क्या रह गई? कमी रह गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपका ठीक है, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन भी आपका वीक है, ठीक इधर वाले में है ना। तो क्या होगा बताओ? ये तो बिल्कुल बैड सिनारियो हो गया, रॉस सिचुएशन हो गई। वहां पे आप क्या चाहोगे? आप दोबारा स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी दोबारा से होगा। आया नहीं आया समझ में? देखो, स्क्वायर सी रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्लॉड and strategy implementation weak. In this case the company need to redesign their strategy
एंड रीएडजस्ट देयर इम्प्लीमेंटेशन स्किल। याद रखना कहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे, रीडिजाइन करोगे। स्क्वायर ए में क्या कर रहे थे, ए से बी में जाने की सोचोगे, लेकिन अगर इधर आ गए डी में तो कमी है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सीलेंट है, क्या होगा बताओ। हाँ, वहां पे भी रीडिजाइन करना चाहेंगे, जो जो कमी होगी उस पर काम करेंगे। फिर कह रहा है स्क्वायर डी रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्लॉड एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। इन दिस केस द कंपनी नीड टू रीडिजाइन देयर स्ट्रेटजी बिफोर रीएडजस्टिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन स्किल। इस बार कह रहा है अगर इम्प्लीमेंटेशन एक बार लगा के देखा, समझ में आया इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में ही थोड़ी कमी रह गई थी, तो बोल रहा है कि दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले रीडिजाइन करवा लेंगे। क्लियर है, चल सकते हैं आगे। अभी तक जितना भी चल रहा है बहुत बेसिक है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये आप अगर खुद भी पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाता। आइए आगे। रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी घर से कर लोगे, बोलो। हाँ, बस एक चीज बता देता हूँ, कह रहा है इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग, एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द थिंग राइट। अच्छा काम करना, काम को अच्छे तरीके से करना। चले पढ़ लोगे, अरे पढ़ लोगे डिफरेंस, रिलेशनशिप पढ़ लोगे पक्का। आइए आगे, ये वाला मैट्रिक्स देख लो, आ जाओ। सुनना बेटा, कह रहा है इधर आ जाओ प्लीज। कह रहा है इधर रिलेशनशिप बताया है बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, तो वहां पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का रिलेशनशिप बताया है ना। तो फॉर्मुलेशन मतलब इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब एफिशिएंसी पे वो काम करेंगे। देखो इधर बताया है यहाँ पे, इसका भी मैट्रिक्स है, ये समझ लेते हैं, ऊपर वाला आपको समझ में आ जाएगा। चले आइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और इधर क्या बात कर रहा है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, सुनना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और जो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन हुआ वो भी इफेक्टिव हुआ। क्या होगा बताओ, इस सिचुएशन में हम ग्रो करेंगे, तो ये सिचुएशन हमारे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन है। देखो कह रहा है सेल 1 रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज इफेक्टिव एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, सच कंपनी इज वेल प्लेस्ड एंड थ्राइव्स as it is achieving what is want to achieve what efficient input and output ratio with efficient input and output ratio। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस वाले नंबर 1 सेल में इनपुट आउटपुट रेशियो हमारा कैसा आएगा, अच्छा आएगा, एफिशिएंट आएगा। क्लियर है, हाँ। अब सुनना, हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट तो एफिशिएंट है, लेकिन स्ट्रेटजी कैसी है, इनइफेक्टिव है, तो यहाँ पे धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगेगा, हम मरने लगेंगे, धंधा बंद होने लगेगा। देखना कह रहा है सेल टू रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज इनइफेक्टिव एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है, इनइफेक्टिव है। तो कह रहा है सच कंपनी इज डूम्ड टू फेल अनलेस देयर इज ए चेंज इन द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अगर आप स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करोगे तो धीरे धीरे डाउनफॉल आ जाएगा और आप फेल हो जाओगे। आया नहीं आया, हाँ। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आज आपका सिलेबस खत्म हो रहा है और आज से 60 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो आप अभी कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्योंकि अभी आपका रिवीजन नहीं हुआ। अभी कहाँ पे हो आप, यहाँ पे, क्योंकि अभी आपका रिवीजन नहीं हुआ। और आने वाले 60 दिन आपको यहाँ आराम से पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 60 दिन बहुत इनफ टाइम है, बहुत ग्रुप को रिवाइज करने के लिए इतना ही सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। डन, ये 60 दिन अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो कोई भी आपको कोई सी शक्ति नहीं रोक सकती आपका जो पेपर है उसको क्रैक करने से। क्लियर है, तो इसमें अगर आप स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे अपने काम कर लोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, बोलो, फर्स्ट वाले सेल में जहां पे आप ग्रो करोगे। चलें आगे, आइए अब सुनना, ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, इनइफेक्टिव, और हमारा जो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, इनएफिशिएंट। सॉरी, ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, इनएफिशिएंट, यानी ढंग से काम नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन कैसा है, इफेक्टिव, बढ़िया है। तो यहाँ पे आप सरवाइव कर जाओगे अपनी स्ट्रेटजी के दम पर, यहाँ पे आप सरवाइव कर जाओगे अपनी स्ट्रेटजी के दम पर। देखना
क्या कहता है देखो सेल 3 में, कह रहा है रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज इफेक्टिव एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, है ना। कहता है such company will survive at the strategic direction to ensure the effectiveness is there even if too much input is used to generate the output। क्योंकि इनएफिशिएंसी है तो वहां पे ज़्यादा इनपुट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कंपैरेटिवली एक अच्छे आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट लगाने पड़ेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, और देखना दोनों ही चीज़ गंदी है, तो ये यहाँ पे तो यही होने वाला है, दोनों ही चीज़ गंदी है। कैसा? ऑपरेशनल लेवल पे भी इनएफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है, और जो स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन है वो भी इनइफेक्टिव है। बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने नहीं बनाई, बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने नहीं बनाई, तो डूब के बनने वाली सिचुएशन है, देख लो। कह रहे सेल्फ और रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज इनइफेक्टिव एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट सच कंपनी इज डूम्ड टू फेल अनलेस देयर इज अ चेंज इन स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। सही है, यहाँ पे सीधा फेल हो जाएंगे अगर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करी तो। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो आप सर्वाइव वाली स्टेज में आ सकते हो, है ना, सर्वाइव वाली स्टेज में यहाँ से यहाँ आ सकते हो, और अगर फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे भी काम हो जाए तो यहाँ पे आ सकते हो। आ रहा है नहीं आ रहा? मैट्रिक्स समझ में आया आपको? तो इसने, इस मैट्रिक्स ने क्या शो करा बताना? इस मैट्रिक्स ने शो करा रिलेशनशिप किसका? ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का किससे? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से। सही है, तो अगर रिलेशनशिप आपके एग्जाम में आता है किसका? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का ऑपरेशनल मैनेजमेंट से, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आप लिख के आओगे, इसकी सारी जो सर्कमस्टांसेस है उसे एक्सप्लेन करके आओगे, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में भी समझा के आओगे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। चल सकते हैं आगे? आइए, ये सब इजी पार्ट है इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए, ये वैसे आपका घर पे पढ़ने वाला पार्ट था जितना भी अभी तक पढ़ाया मैंने। कह रहा है सुन लो, ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ लेकिन पढ़ा देता हूँ। लिंकेज बिटवीन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अभी क्या हुआ था? इससे पहले क्या हुआ था? फॉर्मुलेशन की किससे लिंकेज करी थी? इससे ऊपर फॉर्मुलेशन की ऑपरेशनल मैनेजमेंट से लिंकेज करी थी ना, उससे रिलेशनशिप समझा था। अब फॉर्मुलेशन की किससे हो रही है? इंप्लीमेंटेशन से, जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत से यही तो कर रहे हैं। देखो, कह रहा है स्ट्रेटेजी बीइंग फॉर्मुलेटेड एट प्रेजेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड इट अफेक्ट द फ्यूचर। ये जो अफेक्ट करेगी, किसको करेगी? फ्यूचर को। जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो हमेशा इन्फ्लुएंस रहेगी आपके पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन से, लेकिन ये इन्फ्लुएंस किसको करेगी? ये अफेक्ट किस पे डालेगी? फ्यूचर में। हमेशा स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए ही तो बनती है यार। आइए, कह रहे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलिंक्ड and intertwined, two types of linkage between them। देखो, पहली क्या लिंकेज है? पहली क्या लिंकेज है मेरे बच्चे? फॉरवर्ड। और दूसरी क्या है? बैकवर्ड। फॉरवर्ड लिंकेज कैसे? फ्यूचर के लिए काम करना है। देखो, कह रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इट्स implementation। changes may be made in the organization structure, corporate culture, policy and etc. thus the strategy formulation has the forward linkage with its implementation। समझ में आया? सुनो ना, यही तो बोल रहा है कि फॉर्मुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन से क्या लिंक है। सुनना, फॉर्मुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन से क्या लिंक है। अभी हमने पहला लिंक पढ़ा, फॉरवर्ड लिंकेज। कैसे? क्योंकि जो फॉर्मुलेशन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और फ्यूचर जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करेंगे, इसलिए तो हो रहा है। तो फॉरवर्ड लिंकेज समझ में आई। अब बैकवर्ड देखो, बैकवर्ड कैसे लिंकेज है बताओ? जो पास्ट ईयर में स्ट्रेटेजी बनाई होगी उस पे बेस्ड न्यू स्ट्रेटेजी बनती है, लेकिन अफेक्ट किस पे डालती है वो? फ्यूचर पे। तो बैकवर्ड लिंकेज भी है, जो पहले स्ट्रेटेजी बनी होगी उसको देख के नई स्ट्रेटेजी डिजाइन हो रही है। कह रहा है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दी factor related to implementation while deciding the strategy choices. Past strategy action also affect our decision of selecting the strategic choices. The organization tend to adopt those strategy which can be implemented with the existing resources with the some additional effort। तो जो पिछली बार स्ट्रेटेजी लगाई थी, कहेगा कि भैया इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और चेंज कर दो, या कुछ
टेक्नोलॉजी का इफेक्ट डाल दो। पहले आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे थे, सिस्टम यूज नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दोनों तरह से लिंकेज है किसका, फॉर्मुलेशन का, किसके साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ। कैसा कैसा लिंकेज है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसा, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे इसलिए बन रही है, तो वो ध्यान में रख के बनाई जाती है हमेशा फॉर्मुलेशन कि इंप्लीमेंट हो पाए। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, कॉर्पोरेट कल्चर चेंज करना पड़ सकता है, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है, कर सकती है, और भी हमने ऊपर चीजें पढ़ी थी अभी जो मैंने बताया था, ये चीजें हमने चेंज करनी पड़ सकती है इंप्लीमेंटेशन के लिए। बैकवर्ड लिंकेज ऐसे है कि जो हमारी जो स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन हो रहा है, पास्ट ईयर की स्ट्रेटेजी को देख के कुछ उसमें मॉडिफाई करके आज हम उसे बना रहे हैं। समझ में आया? चलें आगे, आइए। अब कह रहा है क्या इशू आते हैं, इश्यूज इन द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। क्या क्या इशू आएंगे आप बताओ? हाँ, प्रोजेक्ट को लेके इशू आ सकता है, उसके प्रोसीजर को लेके इशू आ सकता है, रिसोर्स एलोकेशन को लेके इशू आ सकता है, स्ट्रक्चरल इशू आ सकता है, फंक्शनल इशू आ सकता है, बिहेवियरल इशू आ सकता है। सब समझ में आ रहा है आपको नाम से? हाँ, ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बिहेवियरल, ये समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल बोले तो स्ट्रक्चरल कैसा है, तो कुछ भी इशू आ सकता है, हो सकता है टॉप लेवल साथ ही ना दे रहा हो लोअर लेवल का, टॉप लेवल का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, बोले भैया इंप्लीमेंट कर लो, बना के दे दिया, तो इशू ये है। सही है। फंक्शनल इशू कैसा, जितने भी हमने हमारे फंक्शन है, मार्केटिंग, R&D, परचेज, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे, फंक्शनल इशू आ सकता है। बिहेवियरल इशू, कल्चर ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन का, लोग अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंट ऐसा है, इंटरनल कल्चर बेकार है। सही है, आ जाएगा समझ में? रीड कर दूं जल्दी जल्दी। कह रहा है स्ट्रेटेजी डू नॉट लीड टू एक्शन बाय इटसेल्फ। पढ़ लोगे? आप पढ़ लेना, इजी है यार, ये दिक्कत आएंगी। ठीक है, चले आगे, आइए। बस ये पढ़ लेता हूँ आगे का। क्या, जय माता दी, लेट्स रॉक। आइए। द अबव एक्टिविटी नीड नॉट बी परफॉर्म वन आफ्टर अदर, दे कैन बी डन साइमल्टेनियसली एज वेल। कह रहा है स्ट्रेटेजी प्लीज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर द, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बताऊंगा, अब हम चालू करेंगे, तब से आज का कंटेंट बढ़िया वाला चालू होगा। ये सब अभी इजी इजी चल रहा है। आइए। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर द शिफ्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिस्ट टू द डिविजनल एंड द फंक्शनल मैनेजर एम्प्लॉय। दिस शिफ्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी may create the implementation problem if new strategy comes as the surprise to them। तो दिक्कतें आ सकती हैं। कह रहा है hence the divisional and the functional manager should be involved as much as possible in the strategy formulation process। तो कह रहा है इसलिए डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर को भी हम साथ में रखेंगे जब हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ताकि ये दिक्कतें ना आए। आ रहे हैं? सिमिलरली द स्ट्रेटेजी शुड also strategist should also be involved in the strategy implementation process। और जिसने स्ट्रेटेजी बनाई है, जैसे मैंने अभी बोला टॉप लेवल ने बनाई है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट भी इंप्लीमेंटेशन में जरूरी है। आ रहा है? आइए। कह रहा है स्ट्रेटेजी जेन्युइन पर्सनल कमिटमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी एंड द पावरफुल मोटिवेशन फॉर द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। तो मालिक साथ में खड़ा हो जाता है, तो वैसे ही जो नीचे लेवल के लोग हैं उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें, आइए। कह रहा है किस तरह के मैनेजमेंट इशू आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में किस तरह के मैनेजरियल, सुनिएगा, मैनेजमेंट इशू आ सकते हैं। हाँ, देखिएगा। कह रहा है स्टेबलाइजिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव, डिवाइजिंग पॉलिसी, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, allocation of resources, hiring the employee and training them, building the strategy, supporting the culture and minimizing the resistance to change। तो ये किस तरह के ये हैं इश्यूज? हाँ, मैनेजमेंट इशू, यानी मैनेज करने में, इंप्लीमेंटेशन को मैनेज करने में ये दिक्कत आ सकती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, कि हम भाई एनुअल ऑब्जेक्टिव ही अपने ले नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है पूरे साल में। ठीक है, हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, डिवाइस नहीं, उसके लिए पॉलिसी नहीं बना पा रहे, इंप्लीमेंटेशन के लिए जो गुड पॉलिसी बननी चाहिए वो नहीं क्रिएट कर पा रहे। मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो चेंज करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक तरीके से नहीं हो रहा, हायरिंग नहीं हो रही, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नहीं हो रही, बिल्डिंग स्ट्रेटेजी सपोर्टिंग कल्चर नहीं हो रहा, मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो सपोर्ट नहीं कर रही कल्चर को, और मिनिमाइज नहीं हो रहा आपका रेसिस्टेंट टू चेंज। ये किस तरह के इशू है? ये किस तरह के इशू है मेरे बच्चे?
मैनेजरियल इशू। चलें आगे। अब यहाँ से गेम चालू हो रही है आज की, जो गेम चालू हो रही है इस चैप्टर की वो यहाँ से है, जो समझने वाली चीजें हैं मजेदार वो यहाँ से हैं। अभी तक का समझ में आया? बताओ। हाँ चले सुनना, हमने दो तरह के ऊपर इशू देखे। किस किस तरह के? इम्प्लीमेंटेशन में क्या मेजर इशू आते हैं? प्लीज इधर, इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के इशू आते हैं ये देख लिया, और देख लिया इम्प्लीमेंटेशन के मैनेजमेंट में किस तरह के इशू आते हैं। तो कह रहा है क्या भैया स्ट्रेटेजी चेंज ला दें? क्या स्ट्रेटेजिक चेंज ला दें? स्ट्रेटेजिक चेंज बोले तो सबसे पहले तो इस वर्ड को ही समझो, स्ट्रेटेजिक चेंज क्या है? स्ट्रेटेजिक चेंज बोले तो स्ट्रेटेजी बना के बिजनेस का कोई प्रोसेस, कोई तरीका, कोई नया प्रोडक्ट लाना, ये सब चीजें चेंज करना। यानी एक स्ट्रेटेजी को लाके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज ला रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी को लाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज ला रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो पुरानी वाली स्ट्रेटेजी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो इसलिए हम स्ट्रेटेजी को क्या करना चाह रहे हैं? चेंज करना चाह रहे हैं। देखो कह रहा है चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर द बिजनेस टू मेक द मॉडिफिकेशन इन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलप दी न्यू स्ट्रेटेजी। या तो नई स्ट्रेटेजी लाना या मॉडिफाई करना हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को। इसको क्या बोलेंगे हम? नीड ऑफ द स्ट्रेटेजिक चेंज, है ना। देखो strategic changes is a complex process that involve a corporate strategy which focus on the new product, services, new market, new way of doing business। या तो हम प्रोसेस को चेंज कर रहे होंगे, या कोई नया प्रोडक्ट ला रहे होंगे, कोई नई सर्विस ला रहे होंगे। सही है? ये क्या है? बोलो 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 बोलो। स्ट्रेटेजिक चेंज का तरीका है। स्ट्रेटेजिक चेंज का मतलब समझे, या तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करना या कोई नई स्ट्रेटेजी ले आना, क्योंकि हमारी पुरानी स्ट्रेटेजी हो सकता है कि ठीक से काम ना कर रही हो। चलें आगे देखिएगा। कह रहा है स्टेप्स फॉर इनिशिएटिंग द स्ट्रेटेजिक चेंज। क्या क्या स्टेप्स हैं? ध्यान से समझना, सुनना प्लीज बच्चे 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 प्लीज। स्टेप्स याद रखने हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज आपसे पूछा जा सकता है 3 या 4 मार्क में पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक चेंज क्यों जरूरी है, या आपको केस स्टडी दे देगा, वहां पे पूछेगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सुनना, ये वाला काम करेगा इस पे। कह रहा है सबसे पहला स्टेप्स क्या है? अब कह रहा है स्ट्रेटेजी अगर चेंज कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स लोगे। पहला आ रहा है रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। सबसे पहले आप देखोगे क्या जरूरी भी है ऐसा करना। सबसे पहले देखोगे क्या जरूरी भी है ऐसा करना। अगर आप देखे बिना, मान लो जरूरी नहीं है, चेंज कर रहे हो, बेमतलब का एफर्ट जा रहा है, बेमतलब का टाइम जा रहा है, बेमतलब का कॉस्ट जा रहा है, हाँ, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों खराब हो रही है आपकी। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में आपको? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा whether there is a need to change or not। सही है? तो कह रहा है फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोज which aspects of the current corporate culture and the capabilities are the strategy supportive and which are not। this involve the SWOT analysis। सही है? समझ में आया? अब हमने देख लिया और हमें लगा भैया लॉकडाउन लगने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है, जरूरी है भैया चेंज करना, स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करो, इससे इतना ज्यादा फायदा नहीं आ रहा, हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी को और लेके आ जाए अपने बिजनेस में तो उससे और ज्यादा फायदा मिल जाए। तो दूसरा स्टेप क्या है आपका? क्रिएट शेयर विजन टू मैनेज दी चेंज। अब सुनना, आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैं चेंज करूंगा, लेकिन चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो आप अपना विजन शेयर करोगे, यानी आप अपने ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को उसमें शामिल करोगे कि हम चेंज ला रहे हैं और आप भी इसमें सपोर्ट करो। एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करोगे जिसको यहां नाम क्या दिया? शेयर्ड विजन। आया नहीं आया? आया नहीं आया? देखो कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल शुड कंसाइड एंड देयर शुड नॉट एनी कॉन्फ्लिक्ट। जो ऑब्जेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है वही ऑब्जेक्टिव हम हर एक इंडिविजुअल का सेट कर देंगे बात करके उससे, ठीक है, ताकि वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कह रहा है this needs creation of shared vision between the organization and the management which needs to be communicated। तो ये हम बताएंगे कि क्यों शेयर्ड विजन होना चाहिए, इससे क्या ग्रोथ होगी, हम क्यों नया चेंज लाना चाह रहे हैं। समझ में आया? आया? अब लास्ट क्या है इसमें? इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप ओवरऑल स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और अपने इंस्टीट्यूशन को चेंज कर रहे हो। देखो कह रहा है इट इज द एक्शन स्टेज, यहां पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब
अरे शेयर्ड विजन कर लिया, सबको अपने साथ समेट लिया, अब हम सीधा पावरी करेंगे, है ना, सीधा जो हमने बनाई स्ट्रेटेजी उसको लॉन्च करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, है ना। आइए, तो कह रहा है दिस एक्शन स्टेज that require the implementation of the change strategy, change process should be monitored and in case of any deviation corrective action should be taken। तो ये एक एक्शन स्टेज है, यहाँ पे क्या करोगे बोलो, इम्प्लीमेंट करोगे और उसके बाद देखोगे चेंज प्रोसेस को मॉनिटर करोगे और ये देखोगे क्या वहाँ पे कोई डेविएशन आ रहा है, अगर डेविएशन आ रहा है तो क्या करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लोगे। समझ में आया पूरा गेम? बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं सर कुछ समझ नहीं आया हमको। बोलो क्या क्या फिर। मैंने बोला सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब या तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं या कोई नई लेके आ रहे हैं। फिर मैंने बोला लाने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला वेदर देयर इज ए नीड, क्या जरूरत है वो चेक कर लोगे। उसमें कैसे चेक करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे और देखोगे कि कल्चर कैसा है, कहीं कल्चर हो सकता है स्ट्रेटेजी से मैच ना हो रहा हो, डन, या स्ट्रेटेजी कल्चर से मैच ना हो रही हो। उसके बाद क्या करोगे आप, शेयर्ड विजन करोगे। शेयर्ड विजन में क्या करोगे बोलो, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसका वो ऑब्जेक्टिव हर एक इंडिविजुअल का हम बना देंगे, ठीक है, और जो एक हमारा विजन है वो हम सब उसी विजन के साथ लेके चलेंगे उसे, और हर एक बंदे को ये पता होगा कि हम इस विजन के साथ चल रहे हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल चेंज में क्या आ रहा है, अब ये एक्शन पार्ट है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद डेविएशन अगर कोई निकलता है तो करेक्टिव एक्शन लेंगे। सुनिएगा आप, ये जो स्ट्रेटेजिक चेंज के स्टेप्स थे ये ट्रेडिशनल स्टेप्स थे। कैसे? ट्रेडिशनल स्टेप्स थे, है ना। अब देखना, ये एक भाई साहब हैं कर्ट लेविन, इन्होंने कुछ मॉडल दिए हैं चेंज के। हाँ हाँ आएगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको। बच्चे सुन लो प्लीज, बच्चे प्लीज सुन लो। सुनो, स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर वो ट्रेडिशनल तरीका पूछता है तो आप बस इतना लिख दोगे, लेकिन आपसे हमेशा मेरे हिसाब से पूरा पूछेगा तो आप ये भी लिखोगे और कर्ट लेविन वाला भी लिखोगे मॉडल, ठीक है। कर्ट लेविन वाला भी मॉडल आप लिखोगे, सही है। चले आगे, तो आपसे पूछेगा क्या चेंज है, और कंट्रोल भी हो सकता है मिक्स करके आपसे पूछ ले उसमें, ठीक है। बढ़े आगे, आइए। अब ये एक भाई साहब हैं, कौन से, कर्ट लेविन, इन्होंने एक मॉडल दिया चेंज का। इन्होंने बोला इन 3 तरीके से आप चेंज करो, इन 3 तरीकों से आप चेंज करो। सबसे पहला क्या है, अनफ्रीजिंग दी सिचुएशन, मतलब जो अभी स्ट्रेटेजी चल रही है ना भाई उसे चेंज करो, बदलो उसे, अनफ्रीज करो। आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्रीज कर रखी है स्ट्रेटेजी, उसे अनफ्रीज करके चेंजेस लाओ, और चेंजेस लाके चेंज करो न्यू सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को, ठीक है। फिर उसे फ्रीज करो, जब वो ठीक से चलने लग जाए, आपको पता लग जाए हाँ बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, नई वाली स्ट्रेटेजी हमारी इंप्लीमेंट हो गई, फिर उसे फ्रीज करना है। पढ़े, आइए। कह रहा है बस सुनिएगा, सेम है ऊपर वाले जैसा ही, बस यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग यूज करी है, बस वो आपको लिखनी होगी पेपर में, आपको अलग अलग ही याद करना है, क्योंकि थ्योरी का पेपर है तो थ्योरी की तरह याद करना है। चले, आइए। पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, व्हाट इज द स्टेप्स, ठीक है। तो कुछ बच्चे स्टेप का नाम सुनेंगे तो ऊपर वाले ही 3 लिख देंगे बस, लेकिन आपको देखना है कितने मार्क्स का आया है, 6-7 मार्क्स का आएगा, सारा लिखना है। समझ में आया? आइए। कह रहा है टू मेक द चेंज लास्टिंग, Kurt Lewin proposed the 3 phases of the change process for moving the organization from the present to the future, and these are explained below. Please, आओ ना। कह रहा है unfreezing the situation, पहले क्या होगा, Lewin proposed that the change should not come as surprise to the organization member as it is lower their moral। मतलब कह रहा है एकदम से चेंज नहीं लाओगे, पहले क्या करोगे, अनफ्रीज करोगे सिचुएशन को। जैसे मान लो हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और अभी हमारा सारा काम मैनुअल हो रहा है, तो धीरे धीरे बताएंगे भैया कल से ना कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, तो फिर वो उसे बोलेगा कि भैया कल से कंप्यूटर लग रहा है, वो उसे बोलेगा, घर में बात चलेगी, माइंड में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरे इन्वायरमेंट को फ्रीज से अनफ्रीज करना है। समझ में आया?
एकदम से लाके मैं थोप दूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। समझ में आया नहीं आया? एकदम से लाके अगर थोप दूंगा तो काम नहीं हो पाएगा, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अनफ्रीज करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ चेंज। उसमें बताएंगे कि देखो भैया कंप्यूटर यूज करने से ये फायदे होंगे, हाँ, एंड हेल्प द प्रिपेयर फॉर सच चेंज। तो कोई हम में से जो, सुनिएगा, जब कंप्यूटर आया था तो सबसे ज्यादा रिजिट कौन लोग हुए थे बताओ? हाँ, जो लोग ना ज्यादा एज ग्रुप के थे। जो यंग बंदे होते हैं ना, उन्हें चेंज में कोई दिक्कत नहीं होती, वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या है सीख लेंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मैनुअल पे काम करा है, उनकी बहुत लंबी हैबिट बन गई, वो कह रहे हैं अब इस उम्र में कैसे चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सुनना, उन्हें नेसेसिटी ऑफ चेंज के साथ साथ उनकी हेल्प करनी है कि बाबा नाराज ना हो, मैं हूं, मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको, जॉब छोड़ के मत जाना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आइए। इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ओल्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कस्टम एंड ट्रेडिशन सो दैट दे स्टार्ट क्लीन स्लैट एंड आर विलिंग टू चेंज। सही है? इसकी वजह से बाबा क्या बोलेंगे, सही है यार, तू खड़ा है ना, तेरे बलबूते मैं रुक जाऊंगा, मैं सीख लूंगा। आए आगे, आइए। दिस 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 कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग द अनाउंसमेंट एंड होल्डिंग द मीटिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम सबको बता देंगे कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, चेंज आने वाला है। समझ में आया? अनफ्रीज करने का मतलब टोटली समझ गए, डायरेक्टली हम थोपेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, अवेयर करेंगे कि ये चेंजेस आने वाले हैं, और जिसको दिक्कत होगी उसकी हेल्प भी करेंगे, उनका बिहेवियर चेंज करेंगे कि भैया अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हम हेल्प करेंगे, हम वैसा कल्चर क्रिएट कर देंगे, वैसी सराउंडिंग बना देंगे कि लोग अपने आप ही अडॉप्ट करने लग जाएं। आया? आया? आगे चले। अब कह रहा है चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। आज कंप्यूटर लग रहा है यानी, है ना? आइए, कह रहा है वंस अनफ्रीजिंग द प्रोसेस, प्रोसेस इज कंप्लीट। जब एक बार अनफ्रीजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब क्या करोगे, मेंबर आर प्रिपेयर टू चेंज देयर बिहेवियर पैटर्न नीड टू बी रीडिफाइन। तो जैसा बिहेवियर था पहले उसको क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। बोलेंगे भैया पहले रजिस्टर में लिखते थे ना, बंद करो, अब सिस्टम पे आओ, अब बटन दबाना है। तरीका ये है, हाजिरी लगेगी तो अब, पहले आपकी जो अटेंडेंस लगती थी कैसे लगती थी, स्कूल का टाइम याद करो, है ना? अब आप मेरे ख्याल से अब भी कॉलेज में ऐसे ही लग रही है बायोमेट्रिक से, वैसे ही लग रही है, लेकिन आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, हाँ किसी कंपनी में जाओगे, बायोमेट्रिक से लगेगा। यार मैंने तो बहुत सारे जिमों में देख लिया, जिम में अटेंडेंस मतलब जो बंदा आ रहा है जा रहा है बायोमेट्रिक से चल रहा है काम। चलें, आइए। तो रीडिफाइन कर दोगे आप पैटर्न को। कह रहा है एससी कैलमैन प्रपोज 3 मेथड ऑफ रीडिफाइनिंग द न्यू बिहेवियर पैटर्न। सुनिएगा, अब रीडिफाइन करने के भी 3 पैटर्न दिए हैं, वो किसने दिए हैं बेटा, सुन लेना। चेंजिंग द न्यू सिचुएशन में एससी कैलमैन ने क्या दिए हैं, रीडिफाइन करने के 3 मेथड दिए हैं। पहला मेथड है कंप्लायंस। कंप्लायंस बोलता है सीधा सीधा बोल दो सबको कल से यही होगा, अगर जो नहीं करेगा पेनल्टी लगेगी। सीधा सीधा बोल दो कल से बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं चाहता इसको करना अडॉप्ट, उसके ऊपर या तो पेनल्टी लगा देंगे, जो करना चाहता है उसको हम बोनस देंगे। ये क्या है, ये क्या है बेटा, कंप्लायंस। देखिए कह रहा है इट इज अचीव बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर द गुड और बैड बिहेवियर, फियर ऑफ पनिशमेंट एंड द एक्चुअल पनिशमेंट और द रिवार्ड हेल्प इन द चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न। कंप्लायंस समझ में आया? आगे चले। आइडेंटिफिकेशन देखिए, सुनिए, इसमें आइडेंटिफिकेशन में हम ऐसे ऐसे मैनेजर को आइडेंटिफाई करेंगे जो लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं, जो लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं, और हम उनको बोलेंगे कि भैया आप अडॉप्ट करो, तो आपको देख के 10 लोग और अडॉप्ट करेंगे। देखिए कह रहा है इन दिस द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर आर इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकली टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सम रोल मॉडल whose behavior they like to adopt and become like them। समझ में आया? बहुत सारे जूनियर ऐसे होते हैं जो अपने सीनियर को देख के बोलते हैं कि मेरे को इन वाले सर की तरह बनना है ना? तो उन वाले सर को ही हम सिखा देंगे कि भैया कल से ये चीज आपको अपने सारे जूनियर से अडॉप्ट करवानी है, तो जब वो अडॉप्ट करेंगे तो उनके साथ साथ सब करेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बोलो।
और ये देख लो लास्ट क्या है, इंटरनल इंटरनलाइजेशन। इट इन्वॉल्व, ये चीज मैं बहुत याद करूँगा हाँ आपके वाले में अटकता हूँ मैं। इंटरनलाइजेशन, इट इन्वॉल्व द इंटरनल चेंजिंग इन इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट दी न्यू सर्कमस्टांसेस। तो इसमें सेमिनार वगैरह करके उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है, लेकिन बाकी सब ब्रीफ में है, आप लिख दोगे। सुनिएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक बढ़िया कंटेंट है लिखने के लिए। आ रहा है या नहीं समझ में? हाँ, अब आइए रीफ्रीजिंग पे चलते हैं। रीफ्रीजिंग कब करोगे? कह रहा है इट अकर व्हेन द न्यू बिहेवियर पैटर्न बिकम्स वे ऑफ लाइफ। अब नया तरीका बन गया। अरे आप एज्यूम करो ना, जब लोगों ने रजिस्टर को छोड़ के ऑटोमेटिक हो गए, हर जगह कंप्यूटर बन गए, तो अब तो एक नया तरीका आ गया जीने का। अब तो उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कह रहा है न्यू बिहेवियर मस्ट रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली एंड परमानेंटली। चेंज प्रोसेस इज नॉट वन टाइम प्रोसेस बट ए कंटिन्यूअस वन ड्यू टू डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो रीफ्रीजिंग का मतलब है कि अब हमने नया जो तरीका है वो अडॉप्ट कर लिया और उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड भी करते जा रहे हैं, उसको धीरे धीरे अपग्रेड भी करते जा रहे हैं। क्या समझ में आया मेरे बच्चे? अब बोलो स्ट्रेटेजिक चेंज क्लियर है? पूरा का पूरा बता दोगे? हाँ, स्ट्रेटेजिक चेंज का मतलब पहले ट्रेडिशनल तरीका बताएंगे, उसमें चेंज की नीड देखेंगे, दूसरा चेंज की नीड देखेंगे, दूसरा शेयर्ड विजन करेंगे, तीसरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं आ जाओ आगे आ जाओ। फिर कल लेविन मॉडल लगाओगे। कल लेविन मॉडल में क्या करोगे? अनफ्रीज। अनफ्रीज करने का मतलब होता है डायरेक्टली थोपेंगे नहीं, उनको पहले अवेयर करवाएंगे कि ये चेंजेस हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत आएगी तो हम उनकी हेल्प करेंगे। हम ऐसा ऐसा मतलब ऐसा तरीका वहां पे लगा देंगे कि लोगों को धीरे धीरे पता चल जाए कि चीज चेंज होने वाली है, ताकि लोगों को एकदम से शॉक ना लगे। नेक्स्ट क्या है? चेंजिंग द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में एक बार अगर अनफ्रीजिंग अच्छे से हो गई तो अब इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, यानी चेंज करवाएंगे। और चेंज में हमारे एससी कैलमैन ने बताया है कि 3 तरीके आप लगा सकते हो। कौन कौन से? कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। डन। कंप्लायंस का मतलब क्या? पनिशमेंट और रिवॉर्ड। पनिशमेंट और रिवॉर्ड थोप देंगे, बोलेंगे भैया करना है तो करना है, अगर करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके थ्रू हम बोलेंगे कि आपको देख के और लोग चेंज हो जाएंगे। और इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है? कि हम उनका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करेंगे, सबका जो थॉट प्रोसेस है उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट क्या था हमारा इसमें? रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग में क्या करेंगे मेरे बच्चे? अब हम बिल्कुल उसे वे ऑफ लाइफ बना देंगे और धीरे धीरे उसे अपग्रेड भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। चलें, मस्त हो गया। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आप बताओ क्या कंट्रोल जरूरी है? हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नहीं लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? उस स्ट्रेटेजी का गलत यूटिलाइजेशन हो सकता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे मैं बार बार आपका, हाँ, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना एमसीडी का गेम, बायोमेट्रिक लगा दिए, एम्प्लॉय जाता है सुबह अंगूठा टेकता है, काम कहीं नहीं करता, घर आ जाता है, फिर शाम को घूमता हुआ चला जाता है, फिर कर देता है। क्या मॉनिटर करना जरूरी है? हाँ, स्ट्रेटेजी फेल हो रही है भाई। इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, तो कह रहा है कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑफन रिगार्डेड एज द कोर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस खराब हो जाएगा। इट इन्वॉल्व monitoring the activity, measuring the result against the predefined standards, analyzing and correcting the deviation as the necessary and adapting the system। आ रहा है या नहीं आ रहा? चारों पॉइंट समझ में आए? मॉनिटर करोगे एक्टिविटी को, मेजर करोगे रिजल्ट अगेंस्ट द प्री, हमने सोचा था कि ऐसा आएगा रिजल्ट, वैसा आना चाहिए, उसे मॉनिटर करेंगे कि उससे अलग तो नहीं आ रहा है ना। और अगर अलग आ रहा है तो डेविएशन देखोगे और उसे एनालाइज करके करेक्ट करोगे। डन। और अडॉप्ट करोगे नए सिस्टम को। डन। चलें आगे। कह रहा है इट इज ए फंक्शन इंटेंडेड टू रेगुलेट एंड चेक द इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान एक्टिविटीज अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट है बताइए? पहला, क्या बात हो रही है? पहले नीचे ये
पहले ये बताइए, एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, यानी क्या क्या चीजें इसमें शामिल होगी एक कंट्रोल के प्रोसेस में। एक कंट्रोल के प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल होगी, देखिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन मेजरेबल एंड कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले वहां पे ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होंगे कि भैया हमें ये ऑब्जेक्टिव इस स्ट्रेटेजी से अचीव करने हैं। वो कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और कंपेरेबल होने चाहिए। आगे आइए, कह रहा है ये मैकेनिज्म बनाओगे आप मॉनिटरिंग का एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस। जो आपने नई स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें आप एक तरीका तैयार करोगे जिसमें आप मॉनिटर कर सको और मेजर कर सको परफॉर्मेंसेस को। फिर कह रहा है मैकेनिज्म तैयार करोगे किस किस चीज का, कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड, ये आप करते हो। ये आप करते हो कहाँ पे, कॉस्टिंग में, बजट वाले में करते हो ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हो ना यार, वेरिएंस करना, वेरिएंस निकालना, तो वहां यही तो करते हो आप, कंपेयर करते हो एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड के साथ। कह रहा है डिटेक्टिंग द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो डेविएशन आता है उसे भी डिटेक्ट करते हो कि एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है। फिर उसके बाद लर्न करते हो न्यू इनसाइट। तो वहां पे आप देखोगे कि क्या क्या और चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये डेविएशन ओवरकम हो जाए, हम गैप को कम कर पाए। कह रहा है ए मैकेनिज्म फॉर फीडिंग बैक इंफॉर्मेशन ऑफ टेकिंग द करेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू एंश्योर द स्ट्रेटेजी इज रेलिवेंट एंड गोल अचीव। कोई एक मैकेनिज्म तैयार करोगे किसका, फीडबैक का, जहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करेक्टिव एक्शन आप लोगे। फीडबैक का कोई भी तरीका हो सकता है, सोशलाइजिंग हो सकता है, या आप डायरेक्ट कस्टमर से ही पूछ लो, आप कहीं पे जाके पूछ लो, आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, कंट्रोलिंग समझ में आया आपको, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल समझ में आया। हाँ, कंट्रोल में क्या क्या मेन चीजें हैं पहले बताओ, कंट्रोल की डेफिनेशन अगर लिखोगे उसमें क्या क्या मेन चीजें लिखोगे, मॉनिटरिंग करना, मेजर करना अगर अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एनालाइज करना, करेक्टिव एक्शन लेना और अडॉप्ट करना नए सिस्टम को। उसके बाद एलिमेंट्स थे, एलिमेंट में क्या करोगे बोलो, सेम वैसा ही है। कह रहा है जो एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, कोई भी स्ट्रेटेजी बनेगी तो उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट होगा, वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। पॉइंट बी में क्या करोगे, एक तरीका बनाओगे जिसमें आप मॉनिटर कर पाओ और मेजर कर पाओ सामने वाले की परफॉर्मेंसेस, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस। और सी पॉइंट में क्या था, मैकेनिज्म तैयार करोगे किस चीज का, कंपेयर करने का, रिजल्ट अपने एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड के साथ, डेविएशन निकालोगे, डेविएशन में न्यू लर्निंग और न्यू इनसाइट इंक्लूड करोगे और लास्ट में फीडबैक लेके वहां पे करेक्टिव एक्शन आप लोगे। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेटेजी को कंट्रोल कर सकते हो। आ रहा है, चल सकते हैं। आइए सुनिएगा, आप आपने EIS में कंट्रोल वंट्रोल पढ़ लिया क्या। हाँ, कंट्रोल वंट्रोल पढ़ा था बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे कंट्रोल पढ़े हैं क्या वहां पे, बोल ही नहीं रहे आप, बोल ही नहीं रहे। सुनिए, आइए चलो वहां पे पढ़े हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए आइए प्लीज, प्लीज प्लीज इधर। क्या, ये था ये, है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज आपको फील होगी ना कि 5 मिनट आप हट के कुछ खा रहे हो उसमें हैप्पीनेस मिलने लगेगी आपको, आपको फिर ये समझ जाना कि आप हार्डवर्क कर रहे हो। 2 मिनट का ब्रेक भी आपके लिए एक हैप्पीनेस की तरह काम करेगा जब आप इस 60 दिन में मेहनत कर रहे होगे। तो ये 60 दिन ही आपका रिजल्ट लिख देंगे, मैं पक्का ये कह रहा हूँ। बोथ ग्रुप वालों बच्चों के लिए तो ये गुरु मंत्र है कि 60 दिन में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपके पास खाने पीने बेसिक नेसेसिटी के अलावा और किसी भी चीज़ के लिए कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए। आपको हर किसी को नो बोलना पड़ेगा। दोस्त बुला रहा है भाई, अभी नहीं, बाद में मिलेंगे एग्जाम के, कुछ भी अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, उन चीज़ों को छोड़कर आप सबको नो बोलोगे। मैं अपनी मम्मी को भी मना कर देता था कि मैं, मेरी मम्मी बार बार तंग करते रहते थे, दुकान से ये लिया, दुकान से वो लिया, मैं ही छोटा था घर में, घर पे जो पढ़ने वाला बच्चा तो घर पे ही रहेगा, लाइब्रेरी में जाता नहीं था, मेरे को घर पे अच्छा लगता था। तो बार बार मम्मी तंग कर देती थी कि ये सामान लेने जा, वो सामान, मैं मना कर देता था, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरी मम्मी फिर खुद जाती थी। उसकी वजह से ही पास हुआ, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा बाद में। समझ में आया। तो ये 60 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं आपको। अब तक जो हुआ क्लास में, जो छूटा नहीं छूटा, जो करा नहीं करा, वो सब ओवरकम हो जाएगा इस 60 दिन में। ठीक है, आइए सुनिएगा। अब पढ़ रहे हैं हम 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। बोलता है कौन कौन से, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल।
2 लाइन में समझा देता हूं फिर पढ़ लेंगे। ऑपरेशनल कंट्रोल बोलेगा, यहाँ पे बहुत नैरो सेंस में दिए हैं ये सब, ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये सब बहुत यहाँ पे नैरो सेंस में दिए हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना एक, अरे जिसमें मैंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पढ़ाया था, क्या था वो? सप्लाई चेन था ना एक तरह से, कि रॉ मटेरियल आएगा, अदर अदर सर्विसेज होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, R&D होगी, ये सब होगा ना। तो उसमें से मैंने एक एरिया पकड़ लिया कि भैया रॉ मटेरियल को परचेज करने का जो जिम्मा है वो मैं दे रहा हूं अंजलि मैडम को। क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल को परचेज करने का जो मुद्दा है वो मैंने अंजलि मैडम को दे दिया, और इस पे आपको कंट्रोल बनाने हैं। यानी इस पे मैं कुछ कंट्रोल लगा रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूं वहां पे कोई दिक्कत ना हो, कैश में पेमेंट ना हो, फालतू के छोटे मोटे बिल ना बने। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए हमने एक कंट्रोल डिजाइन करा है, समझ में आया? मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब मैंने एक पूरे प्रोसेस के लिए कोई कंट्रोल डिजाइन करा है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, ये फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा, है ना, यहां से प्रोडक्शन होके फिनिश गुड्स निकलेगा, तो फिनिश गुड्स बनने तक का, गोदाउन में, वेयर हाउस में जाने तक का जो कंट्रोल है, पहले तो बस यहां से रिलेटेड था, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल। मैनेजमेंट का मतलब इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जो कंट्रोल है उसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो बोलो, उसे मैं क्या बोलूंगा? मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोले तो जो भी हमने स्ट्रेटेजी लगाई होगी उस स्ट्रेटेजी के टुवर्ड्स जो कंट्रोल लगाएंगे, यानी उस स्ट्रेटेजी कंट्रोल तो पढ़ा अभी ऊपर, मॉनिटर करना, एनालाइज करना, डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से वो करना, ये सारे क्या है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। पढ़ा दूं? आइए, कह रहा है 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है। पहला क्या है? ऑपरेशनल कंट्रोल। आ जाओ। इट इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल टास्क और द ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट द टोटल मैनेजमेंट फंक्शन। टोटल मैनेजमेंट फंक्शन हमारा क्या हो गया? एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग, बोलो ना, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि प्रोडक्ट आएगा, वो हमारी प्लांट में आएगा, उसे बनाएंगे और फिनिश गुड्स बन जाएगा। आया? अगला कह रहा है वन ऑफ द वे टू, आइए बच्चों, कह रहा है वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल कंट्रोल एरिया इज देयर शुड बी क्लियर एंड कट एंड मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। कह रहा है इट एंश्योर दैट द प्रोसेस आर रेगुलेटेड विद इन द सर्टेन टॉलरेंस लिमिट। तो वहां पे हम टॉलरेंस लिमिट सेट कर देंगे कि जो कैश की ट्रांजैक्शन है 1% होनी चाहिए या 0.2% होनी चाहिए, या जो वेस्टेज हो रही है रॉ मटेरियल को लाने में वो 1% नॉर्मल लॉस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम टॉलरेंस लिमिट सेट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि कह रहा है स्टॉक कंट्रोल करते हो आप मेंटेनिंग द स्टॉक बिटवीन सेट लिमिट। आपको जो स्टॉक है वो एक लिमिट के अंदर रहना। ईओक्यू आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो वहां पे यही तो करते हो आप उतनी ही क्वांटिटी ऑर्डर करते हो जितनी जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा में आपकी हैंडलिंग और कैरिंग कॉस्ट ज्यादा ना लगे। पढ़ा हुआ है ना ये सब? तो वही कह रहा है ऐसे आप स्टॉक को कंट्रोल करते हो। कह रहा है प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करते हो? मैन्युफैक्चरिंग टू सेट दी प्रोग्राम। क्वालिटी कंट्रोल करते हो, कीपिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी बिटवीन द एग्रीड लिमिट। तो ये अलग अलग, सुनिएगा, अलग अलग ट्रांजैक्शन को लेके अलग अलग कंट्रोल हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इसको हमने क्या बोल दिया? ऑपरेशनल कंट्रोल। क्या बोल दिया? ऑपरेशनल कंट्रोल। चले आगे, आगे के एग्जांपल पढ़ लेना, जैसे कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। आइए, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या बोलता है? ये पूरी प्रोसेस से रिलेटेड होगा। आइए, कह रहा है इट इज कंसर्न विद द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ ए कंप्लीट डिपार्टमेंट। तो हमारा डिपार्टमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो उस कंप्लीट डिपार्टमेंट की क्या है? इंटीग्रेटेड एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट कंट्रोल। एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? ऑपरेशनल कंट्रोल। कहीं पे आपने कुछ भी पढ़ा हो, यहाँ पे इसका मतलब यही है, एक एक्टिविटी को, छोटी एक्टिविटी को कंट्रोल करना ऑपरेशनल कंट्रोल, पूरे टास्क को कंट्रोल करना, पूरे एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना मैनेजमेंट कंट्रोल। आइए, डिपार्टमेंट और डिवीजन और इवन ऑर्गेनाइजेशन इट इज मोर एग्रीगेटिव। ये ज्यादा एग्रीगेटिव है, बताओ, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा ये। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल पे भी काम चल रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो। हाँ, आइए, कह रहा है इंक्लूसिव देन द ऑपरेशनल कंट्रोल, इट इज ए प्रोसेस बाय विच, कह रहा है इंक्लूसिव देन द
ऑपरेशनल कंट्रोल भी एक तरह से इसके अंदर ही आ गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? ऑपरेशनल कंट्रोल भी इसके अंदर ही आ गया। कह रहा है इट इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट एंश्योर दैट रिसोर्सेज ऑब्टेन आर यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। तो ओवरऑल इन्वेंट्री का मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट कंट्रोल। समझ में आया? आ गया ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़िए। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, जो पॉलिसी बनाई होगी, उनका कंट्रोल हो रहा होगा। देख लो ये ध्यान से। कह रहा है इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजी एज इट इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बताना, बोलो बोलो। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है हमारी स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करने का, कि वहाँ पे हम इवेल्यूशन करते हैं कि जो हमने स्ट्रेटेजी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई थी, क्या वो ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा है इट इज फोकस ऑन द डुअल क्वेश्चन ऑफ वेदर। देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जरूर लिखना है आपको जब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लिखोगे। ए और बी दोनों क्वेश्चन जरूर लिखने हैं। पहला देखना, कह रहा है स्ट्रेटेजी इज इम्प्लीमेंटेड एज प्लान्ड और नॉट। तो फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है, नहीं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। कह रहा है स्ट्रेटेजी जो इम्प्लीमेंट हुई है वो वैसे ही हुई है जैसे प्लान करा था, या उसके अलग तरीके से हुई है। पहला ये देखोगे। दूसरा, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटेजी इज इफेक्टिव और इंटेंडेड और नॉट। तो जो स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट आया है तो वो जैसा हमने चाहा था, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, जैसा हमने चाहा था वैसा आया है या नहीं आया। तो दो चीजें बस यहाँ पे लिखनी है, इम्प्लीमेंटेशन जैसा चाहा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ, रिजल्ट जैसा चाहा था इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है? कह रहा है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड चेंजेस इन प्रीमाइसिस एंड मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अभी प्रीमाइसिस बताऊंगा मैं, प्रीमाइसिस का मतलब क्या है यहाँ पे। प्रीमाइसिस का मतलब नहीं, प्रीमाइसिस का मतलब यहाँ पे एरिया है। प्रीमाइसिस का मतलब यहाँ पे एरिया है। प्रीमाइसिस का मतलब बिल्डिंग नहीं है। प्रीमाइसिस का मतलब किस एरिया में दिक्कत आ रही है। चले, वो वाला एरिया है ये। चले चले, इतना आया? अरे बोलो, अब सुनना। देखो इधर आ जाओ, ये चार्ट समझा देता हूं। कितना बचे हैं अभी? जल्दी हो जाएगा, जो बचा है वो जल्दी हो जाएगा। समझाने वाली चीजें हैं वो, तो जल्दी जल्दी उड़ा देंगे। ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा? समझ में आ रहा है ना? आ जाओ। कह रहा है टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक, अरे सुनो बच्चों, कह रहा है टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। पहले ये पढ़ा देता हूं फिर ऊपर आएंगे ना, चार्ट तब देखेंगे। पहला क्या कह रहा है, बोलो। हाँ, प्रीमाइसिस कंट्रोल है ना, प्रीमाइस कंट्रोल बोले तो। प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम उस जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई, सुनिएगा किसके टाइप है पहले देख लो। टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, यानी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ये क्या है? अरे बोलो बच्चे, इससे पहले कौन सा कंट्रोल पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, जिसमें क्या क्या था? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। अब स्ट्रेटेजिक के टाइप आ गए, अब स्ट्रेटेजिक के टाइप आ गए। समझ में आ रहा है? फंस तो नहीं रहे? आइए, प्रीमाइसिस कंट्रोल बोले तो मेरे को बताओ। हमने जो स्ट्रेटेजी लॉन्च करी उसमें अलग अलग एरिया होंगे। जैसे हमने मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो उसको प्राइस के लेके कुछ चीज हो सकती है, उसको उसके कंज्यूमर को लेके कोई चीज हो सकती है कि कौन से कंज्यूमर को हम टारगेट कर रहे हैं, उसकी सेल आफ्टर सर्विसेज को लेके कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को लेके कुछ चीजें हो सकती हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो ये जो एरिया है इस पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल लगाएंगे। क्लियर है? पहले यही पढ़ा दूं फिर आगे चलेंगे। आइए, कह रहा है स्ट्रेटेजी आर बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन। स्ट्रेटेजीज आर बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन एंड द प्रीमाइसेस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। सुनिएगा, दोबारा से बताता हूं और एक्सटेंड करके। कह रहा है कि जो प्रीमाइसिस कंट्रोल है उसका मतलब क्या है कि, सुनिएगा, जब हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, जब हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसमें हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, उसमें हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमने ये अजम्पशन ली कि जो इंडिया का मार्केट है वो वहां पे पेनिट्रेशन फॉलो होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? या ये वाली क्वालिटी फॉलो होगी, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, ज्यादा प्रीमियम क्लास का मत बनाओ, महंगा प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे, तो इस क्वालिटी का खेलो।
तो इन एजम्पशन को ही इसने प्रीमाइसेस बोला है, इन एजम्पशन को ही इसने वो एरिया बोला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया? इन एजम्पशन को ही इसने एरिया बोला है। जिस एजम्पशन पे हमारी स्ट्रेटेजी बनी थी उस एजम्पशन पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए, दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कह रहा है स्ट्रेटेजीज आर बेस्ड ऑन द सर्टेन एजम्पशन दैट इज प्रीमाइसेस and the premises with respect to the environment in which they operate. कह रहा है such premises may not remain valid over a period of time. सुनिए, जो हमने assumption ली थी बच्चे, जो हमने assumption ली थी, क्या वो हमेशा सेम रहेगी? हाँ, चेंज हो सकती है वो। ऐसा हो सकता है हमने पहले सोचा था कि भैया हमारा जो इंडिया है यहाँ पे हम सस्ता प्रोडक्ट ही बिकेगा, है ना, लेकिन आपको भी पता है आने वाले सालों में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हम लोग, तो इतनी परचेजिंग पावर आ जाएगी, लोग महंगा महंगा भी खरीदेंगे और खरीद भी रहे हैं। हाँ बोलो। तो कह रहा है प्रीमाइस कंट्रोल इज ए टूल, ये एक टूल है फॉर सिस्टमेटिकली एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जो हमने एजम्पशन ली है, सुन लीजिए प्लीज, जो एजम्पशन हमने ली है क्या उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस एजम्पशन पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो एजम्पशन ही हमारी गलत हो गई या वो चेंज हो गई? आ रहा है समझ में? क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है। क्लियर है नहीं है? आइए, कह रहा है पहला बोला इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड लीगल, तो ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। आगे आइए, कह रहा है इंडस्ट्री फैक्टर हो सकते हैं सच एज द कंपटीटर एंड सप्लायर, कंपटीटर और सप्लायर भी चेंज हो सकते हैं। बोलो बोलो, सुनो, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल जियो भी है। जब पहले जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्लेयर थे, जो स्ट्रेटेजी बन रही थी जियो से पहले बहुत बढ़िया बन रही थी, ये सोच के बन रही थी, ये एजम्पशन लेके कि हम ही बड़े प्लेयर हैं। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने उनकी सारी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया, धीरे धीरे सबके प्राइस डाउन आने लगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, प्रीमाइसेस कंट्रोल लगाया, ये देख के कि जिस एजम्पशन पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कहीं वो एजम्पशन ही तो चेंज नहीं हो गई। आया या नहीं आया? चले देखिए, कह रहा है टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइस बेस्ड ऑन विच द स्ट्रेटेजी वाज फॉर्म्ड, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एंड इट इज नीदर फिजिबल और नॉर डिजायरेबल टू कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ प्रीमाइस इन द सेम मैनर। सुनना, कह रहा है प्रीमाइस अलग अलग भी हो सकती है, सुनिएगा प्लीज। कह रहा है एजम्पशन जो है बेटा वो अलग अलग भी हो सकती है, तो सारी एजम्पशन पे एक साथ काम नहीं करना, आपको बस देखना है किस एजम्पशन की वजह से मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, उस प्रीमाइस पे, उस एजम्पशन पे आपको काम करना है। क्लियर है? समझ में आया क्या? चलें आगे, पहला कंट्रोल समझ में आया? हाँ, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस देख लो। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? सुनिएगा, यहां पे स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में जो कंट्रोल होगा, सुनना, ये अनफोकस्ड कंट्रोल है। इसमें बस हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि जो हमने स्ट्रेटेजी लॉन्च करी है उसके बारे में लोगों के क्या व्यू हैं। तो इसमें हम किसी पे फोकस नहीं कर रहे, बस हम पता लगा रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में लोग सोच कैसे रहे हैं। जैसे मैंने नैनो के बारे में आपको बताया, नैनो लॉन्च हुई किस आइडिया के साथ और क्या हो गया उसके साथ, है ना। तो अगर वो इसका पता लगवा लेते शुरू के प्रोडक्शन में ही, तो हो सकता है कि उनको उतना लॉस नहीं होता। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में आपको? सार्थक भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस आ जाओ। इट इज अनफोकस्ड एंड इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वायरमेंट and the various sources of information like financial newspaper, business magazine, etc. to uncover unanticipated information which may affect the strategy, known as loose form of strategic control. इसको क्या बोलते हैं? एक loose form of strategic control भी बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, हम बस देख ले रहे हैं कि भैया हमारे बारे में बात क्या चल रही है मैगजीन में, न्यूज़पेपर में और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में, मतलब सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी लॉन्च हुई है उसके लेके बाकी लोगों के क्या व्यू हैं। डन।
तो इसको अनफोकस स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है बेटा, अनफोकस कंट्रोल भी बोला जाता है। इन्वॉल्व द जनरल मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट की। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये सारे टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये पूछ लेगा आपसे व्हाट इज प्रीमाइस कंट्रोल, और उसके बारे में आपसे एग्जाम्पल भी मांग सकता है बेटा, उसके बारे में आपसे एग्जाम्पल भी मांगा जा सकता है। प्रीमाइस कंट्रोल के एग्जाम्पल बताइए। समझ में आया नहीं आया? तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताना। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं उसमें बहुत सारे, लीगल फैक्टर हो सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पढ़े थे हमने, कह रहा है इंटरेस्ट रेट हो सकता है एक फैक्टर, यहाँ से पढ़ लेना ढंग से। इंटरेस्ट रेट हो सकता है ना, एक्सचेंज रेट हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, सोशल लीगल एडवर्टीज वो हो सकता है, सोशल और लीगल इन्वायरमेंट हो सकता है, इंडस्ट्री के फैक्टर हो सकते हैं, कंपटीटर और सप्लायर etc। आ जाएगा। अगला चले, सर्विलेंस समझ में आया। सर्विलेंस कैसा है? अनफोकस्ड, जिसको लूज कंट्रोल भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है इसको? लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी बोला जाता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम देख रहे हैं कि हमारे बारे में लोगों के व्यू कैसे हैं। चले, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल सबसे आसान, सबसे इजी। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल बताइए। ये बेटा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम बनाते हैं। जैसे लॉकडाउन आने वाला था, हमें पहले से पता था बाहर के देश में बुरी हालत हो रही थी, चाइना में बुरी हालत हो रही थी, हमें पहले से पता था कि लॉकडाउन इंडिया में भी आएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा है? लेकिन गवर्नमेंट बेटा पीछे पीछे काम कर रही होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई, ये सब प्लान करा कि लॉकडाउन लगाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों के घर राशन पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे कर देंगे जब कमी पड़ेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा जैसे गवर्नमेंट सोचती है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन भी सोचती है, और वो ये देखती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मैं किस तरह के कंट्रोल ऑपरेट करूंगा। सही है। तो ये जो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए होते हैं कि कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हुई, कोई नेचुरल क्लैमिटी आई, कोई ऐसी चीज आई जो हमारे ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, तो उस केस में हम कैसे बिहेव करेंगे और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे सबने चेंज करा ना यार पैटर्न अपना अपना, जैसे ही लॉकडाउन लगा सबने अपने बिजनेस का पैटर्न चेंज करा। आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी मैंने एक और कहीं पे ऐड देखा था मून की लैंडिंग के ऊपर, चलो छोड़ो बाद में बताऊंगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक द नेचुरल क्लैमिटी, टेररिस्ट अटैक, चेंज इन द गवर्नमेंट एंड द अदर such event may force an organization to review and reconsider their strategy. To cope up with such crisis, organization form a crisis team to handle the situation. आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? क्राइसिस टीम बनाती है, जो क्या करेगी? हैंडल करेगी उस सिचुएशन को। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे जैसे हमारी गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, आइए इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है बोलो। हाँ, उसमें यही देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया हमारी स्ट्रेटेजी का और उसको कैसे ओवरकम करना है अगर कोई डेविएशन आ रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो आइए पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए, सुनिएगा। यहाँ पे भी दो चीजें बहुत जरूरी है बेटा। आइए आइए इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं। कह रहा है इट एसेस द नीड फॉर चेंज इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एज पर अनफोल्डिंग इवेंट और रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। सही है। तो कह रहा है दो तरीके की वजह से हमें ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़े, रिजल्ट की वजह से और अनफोल्डिंग इवेंट की वजह से। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि क्या वहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। देखना, इट इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑपरेशनल कंट्रोल। कह रहा है टू बेसिक फॉर्म ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल आर, ये है बेटा। कह रहा है दो बेसिक फॉर्म है, सुनिएगा प्लीज, दो बेसिक फॉर्म है किसके? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के। सिर्फ इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 2-3 मार्क का पूछ लेंगे इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है। सही है। तो कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन क्या है? पहली बात तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है ऑपरेशनल कंट्रोल का, और यहाँ पे कह रहा है पहला है मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। इसका मतलब क्या है मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट का मतलब? बोलो। जो फायदा स्ट्रेटेजी से होना चाहिए क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। देखिए कह रहा है इट इज द हेल्प्स मैनेजर टू डिटरमाइन वेदर स्ट्रेटेजिक, कशिश मैडम, मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। कह रहा है जो फायदा होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लीज इधर कह रहा है इट हेल्प द मैनेजर टू डिटरमाइन वेदर ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोसेसिंग इंप्लीमेंटेड इन डिजायर्ड डायरेक्शन एंड
or not whether there is need for any adjustment। यानी जो जिस हिसाब से हमने सोचा था, जिस लालच के साथ हम उस स्ट्रेटेजी को लॉन्च कर रहे थे, क्या वो हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेटेजी उस तरीके से चली नहीं रही जिस तरीके से हमने सोचा था कि ये इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर है। अगला देखिए, कह रहा है फिर आप क्या देखोगे सेकंड में इम्प्लीमेंटेशन में, माइलस्टोन रिव्यू। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए, जो हमें अचीव करना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखना कह रहा है इट इन्वॉल्व सेग्रीगेटिंग द एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रिव्यू वेदर माइलस्टोन इज अचीव्ड और नॉट। तो वो जो माइलस्टोन हमने लिया था, विजन बोल देते हैं, उस स्ट्रेटजी को लेके जो हमने विजन, जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, क्या वो सब अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सही है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसमें माइलस्टोन रिव्यू करोगे। दो चीजें करनी है आपको इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में, पहला क्या, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, और दूसरा माइलस्टोन रिव्यू। याद रहेगा। अभी हमने क्या पढ़े बेटा, कौन से कंट्रोल थे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। उससे पहले क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। उसमें कौन कौन से थे, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में आके कौन कौन से आए, प्रीमाइस, सर्विलेंस, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस और स्पेशल अलर्ट और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। याद रहेंगे पक्का। आइए क्वेश्चन देखना, कह रहा है इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। बोलो हाँ। कह रहा है इज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज नॉट ए रिप्लेसमेंट टू द ऑपरेशनल कंट्रोल। कह रहा है नो, अनलाइक ऑपरेशनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल कंटिन्यूसली मॉनिटर द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। यानी दोनों अलग अलग हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है। सही है। स्ट्रेटेजिक ऑडिट सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, आगे आ जाओ। अब हम चालू कर रहे हैं कौन सा, सॉरी ज्यादा खा लिया। आइए बेटा, अभी हमने ऑडिट को किसका, आ जाओ, ऑडिट का होल्ड करके हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, प्लीज, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। देखो बिजनेस प्रोसेस का मतलब तो आपको पता है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम टास्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस, है ना। सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क टू अचीव ए ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। लेकिन मेरे को आपको पढ़ाना है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसका मतलब क्या है, बीपीआर, है ना। आप मेरे को बताओ क्या वर्ड पहले सुना हुआ है। हाँ, एग्जाम में आता है। सुनिए मैं बताता हूँ, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो हमने पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से चालू करना। मतलब हम उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, हम उस एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से स्टार्ट करके दोबारा से लगा के देख रहे हैं कि हो सकता है कि स्ट्रेटेजी में बहुत सारी दिक्कतें हों जो हमारे समझ में या हमें नहीं दिख रही है, या दिख रही है तो हमें पता है कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। री इंजीनियरिंग का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सही है। कभी भी ये मत समझना री इंजीनियरिंग का मतलब मॉडिफिकेशन है, पहली बात तो। चले पढ़ ले, आइए। कह रहा है बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क और एक्टिविटी फॉर अचीविंग द एन ऑब्जेक्टिव। जनरली मोर देन वन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस प्रोसेस। क्लियर है। आइए, जैसे कह रहा है ऑर्डर फुलफिलमेंट, दैट इज ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, दैट इज द प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंट पेबल। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज द आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। सही है। सुनिए, इस बिजनेस प्रोसेस में एक और टर्म आता है जिसको क्या बोलते हैं, कोर प्रोसेस। कोर प्रोसेस का मतलब क्या है, की एरिया। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ब्लिंकिट का की एरिया क्या है, बताओ। फास्टेस्ट डिलीवरी है ना, 1 मिनट डिलीवरी वो बोलता है, लास्ट मिनट ऐप ऐसे करके वो कुछ बोलता है, या लास्ट मिनट ऑर्डर जो भी वो बोलता है। तो उसका कोर एरिया क्या है कि वो 1 मिनट में डिलीवरी दे रहा है। आपने इधर ऑर्डर प्लेस करा, उधर बंदा खड़ा है, यार पकड़ो जल्दी सामान, गेट तक पहुंचने नहीं दे रहा आपको। आपका घर अगर बड़ा है तो
आपसे पहले वो गेट पे पहुंच जा रहा है। कोर एरिया ये है। हाँ हाँ, आइए, कह रहा है रेफर्स टू दोज प्रोसेस विच आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइजेस। कह रहा है दीज आर द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप सुनो प्लीज, आप एज्यूम करो कि ओला आपने बुक करी है और ओला वाला बोलता है आपको कि मैं आनंद विहार पे खड़ा हूं, आजा, जाओगे? कोर एरिया क्या है उनका? जितनी जल्दी से जल्दी आपने यहाँ पे कैब बुक करी है वो ड्राइवर जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। और ये होता भी है, होता है नहीं होता, फटाफट आ जाता है बंदा, जितना आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाओगे ना उससे पहले वो आ जाएगा, है ना, अगर आप ऐसे एरिया में हो जहां पे उनकी अवेलेबिलिटी है। आइए, कह रहा है इट नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड मे नॉट ऑलवेज बी इमीडिएटली विजिबल। तो कह रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना मेरे बच्चे आपको कोर एरिया, कोर प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपका कोर प्रोसेस है। कई बार वो विजिबल ही नहीं होता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, आप ये भी तो देखो, ब्लिंकिट से पहले भी तो चल रहा था, क्या नाम था पहले ब्लिंकिट का? ग्रोफर्स था, है ना, ग्रोफर्स ही था नाम। अब क्या हो गया, ब्लिंकिट हो गया। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि हम ये स्ट्रेटेजी लगा लें, लास्ट मिनट ऐप लगा सकते थे वो, लेकिन उन्हें की एरिया समझ में नहीं आया। कह रहा है कई बार ये इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, बाद में समझ में आता है। कई बार ये इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, हमें कब समझ में आता है मेरे बच्चे? बाद में समझ में आता है, धंधा करते करते। क्लियर है? खतरा है, उससे दूर रहो। कह रहा है एग्जाम्पल एंड इंस्टेंसेस ऑफ कोर प्रोसेसेस। कह रहा है देख लो, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चे, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बता दिया, कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने ऑलरेडी, कोर प्रोसेस का एग्जाम्पल बता दिया। जैसे इंश्योरेंस के लिए बताओ क्या कोर प्रोसेस होगी? बोलो बोलो। प्रीमियम कलेक्शन का तरीका ठीक से बनाएं, पॉलिसी ऐसी तैयार करें कि जो बंदे हैं उनको इजीली समझ में आए, और जो क्लेम है, क्लेम का जो प्रोसेस है उसे हैसल फ्री बनाओ ताकि तुरंत क्लेम मिल जाए। देखो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है बैंकिंग में कैसे होगा? हाँ, कह रहा है मोबिलाइज कर दो डिपॉजिट को, जनरेट फंड एंड एडवांसेस टू द कस्टमर, इजी बनाओ। कह रहा है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग अच्छी कर दो। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर के लिए कह रहा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, जैसे मोबाइल में चलता है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए देख लो, अब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दिया। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? नई पॉलिसी बनाएंगे, जो पुरानी है उसको हटा के बिल्कुल नया लॉन्च करेंगे। सही है? आइए, कह रहा है ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ ए कंपनी इज मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेस स्ट्रेटेजी शुड फोकस ऑन यूजिंग leveraging its operational excellence in the marketplace. Customer focused organization need to realign in term of process orientation. Process need to be managed and not only its component. कह रहा है प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को मैनेज करोगे, सिर्फ उसके कंपोनेंट को मैनेज नहीं करोगे। कह रहा है कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट इज इन लैकिंग इन द कंपनी। कह रहा है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस इज नेसेसरी फॉर ओवरकमिंग द कंपटीशन। अगर आप इन सब लाइनों को अगर मर्ज कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना। कह रहा है कंपोनेंट को मैनेज नहीं करोगे, पूरी की पूरी प्रोसेस को आप मैनेज करोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अपने एक्सीलेंस पे काम करोगे। चले देखिए, नीचे लिखा है इसका वो, कह रहा है BPR business process re-engineering refers to the analysis and radical redesign of workflow and the process। क्या कह रहा है? ये रेडिकल रीडिजाइन है किसका? वर्कफ्लो का और प्रोसेस का, यानी पूरा का पूरा रीडिजाइन कर रहे हो आप। हो सकता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो। ठीक है, आइए, कह रहा है विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन रेडिकल रीडिजाइन मीन्स इट इज टोटल डीकंस्ट्रक्शन एंड रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। क्या करा हमने? हमारा एक टास्क था मार्केटिंग का, हमने उसको क्या करा? डीकंस्ट्रक्ट करा। हमें लगा इस मार्केटिंग से हमें फायदा नहीं हो रहा, रीथिंक करा और दोबारा से बिजनेस प्रोसेस हमने लॉन्च करी, है ना? रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन एंटायरिटी। इट इज अनअफेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड वर्कफ्लो। ठीक है, कह रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें क्या चल रहा है, नीचे चल रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम नई प्रोसेस पूरी की पूरी लॉन्च करके देखेंगे।
कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीपीआर इज टू ऑब्टेन क्वांटम इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन टर्म ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, रेस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर। सुनिएगा सुनिएगा, कह रहा है बीपीआर से जो ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला कह रहा है कॉस्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, क्वालिटी के ऊपर काम किया जा सकता है और रेस्पॉन्सिवनेस टू दी कस्टमर के लेके काम करा जा सकता है। कह रहा है हम इन सभी एरिया में क्वांटम इंप्रूवमेंट लाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में बिजनेस की। क्लियर है? क्लियर है? बोलो बोलो। कह रहा है इट सीक्स टू एंश्योर द अनयूजुअल इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू द रीडिजाइनिंग ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेस एंड सपोर्टिंग द बिजनेस प्रोसेस। सुनना आप मेरी बात, कई बार आप कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे होते हो, उस क्वेश्चन में बीच में दिक्कत आ जाती है और आप लगे रहते हो लगे रहते हो लगे रहते हो, वो ठीक नहीं होता। क्यों? दिक्कत आपको दिखती नहीं है, फिर आप दोबारा से करते हो ना, वो ठीक हो जाता है। इसी को बोलते हैं बीपीआर। क्लियर है? क्या हुआ दीदी? कह रही है सर पहले ही ऐसे समझा देते। हाँ हाँ, दूसरा वो चैप्टर का अभी बिठा के पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी पढ़ाऊंगा तुम्हारी, रुको। सुनो सुनो सुनो, पहले ये बताओ, ये समझ में आया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? रेडिकल रीडिजाइन। बेटा यही वर्ड लिखोगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ वर्कफ्लो एंड प्रोसेस विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट करोगे, रीथिंकिंग करोगे पूरी ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस की। ठीक है? और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अनइफेक्ट होगी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस से। आ रहा है नहीं आ रहा? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम इंप्रूवमेंट, क्वांटम ऑफ सॉरी क्या लिखा है, क्वांटम इंप्रूवमेंट चाहिए हमें, यानी ओवरऑल इंप्रूवमेंट चाहिए। कहाँ किस किस एरिया से मिल सकती है इंप्रूवमेंट? कॉस्ट पे काम किया जा सकता है, क्वालिटी, कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस। चले, तो इससे हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है ना। आइए, राशनल ऑफ बीपीआर क्या है, खुद पढ़ लोगे। कह रहा है इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस इज प्री रिक्विजिट टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द टुडे मार्केट। राशनल मतलब फायदे। अरे बीपीआर के फायदे क्या हैं, बोलो बोलो बोलो। कह रहा है इंप्रूव करना अपनी बिजनेस प्रोसेस को एक प्री रिक्विजिट है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम स्टे रहें, लीडर बने रहें, या जिस पोजीशन पे हम आ रहे हैं। विद द रैपिड चेंज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अपडेटेड टू मीट द डिमांड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रोज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो अपनी डिमांड को हम मीट करते रहें, अपनी डिमांड को हम मीट करते रहें, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। कह रहा है विद ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंपनी हैव बीन फोर्स टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है सबके लिए खुल गई है, तो ज़्यादा कंपटीशन आएगा, तो आपको बीपीआर पे काम करना पड़ेगा। कह रहा है कस्टमर आर आल्सो डिमांडिंग बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड आर विलिंग टू ट्राई न्यू सप्लायर टू मीट देयर डिमांड। सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट क्या है बच्चे? भैया कस्टमर बहुत लालची हो गया है, बहुत बेटर प्रोडक्ट मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मांगता है, जितना सर्व कर दो उतना कम है ना। हमारे हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता रहता है ना। बच्चों के लिए जितना कर दो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो, सुबह जग जाओ, रात को जग जाओ, शाम को जग जाओ, उतना कम है ना। तो कस्टमर डिमांडिंग हो गया है, तो उसके लिए बीपीआर करना पड़ेगा। आगे से एनुअल फीस लिया करेंगे, है ना। आ जाओ, एलिमेंट ऑफ बीपीआर। एलिमेंट क्या क्या है बेटा, बोलो। खत्म हो रहा है बस, 18 पेज का था पूरा। आ जाओ प्लीज, एलिमेंट ऑफ बीपीआर क्या क्या है बच्चे? एलिमेंट ऑफ बीपीआर, आ रहे हैं, आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर, यानी बीपीआर में क्या क्या शामिल होगा। ये जो बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल होगी। पहला क्या बोलता है देखना, री इंजीनियरिंग बिगिन विद द फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग कैसे चालू होगी? जैसे हमारे अश्नीर भाई बोलते हैं क्या,
भाई ये तो क्या कर रहा है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, वाई वी डू एंड व्हाट वी डू। हम क्यों कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी क्यों बनी थी। ऐसा भी तो हो सकता है स्ट्रैटेजी आपने बना दी, कुछ सोचा समझा नहीं और लॉन्च कर दी और चल रही है, डन। एक बेसिक फंडामेंटल तरीके से बना के चला दिया आपने, तो उसको सोचना जरूरी है कि वाई वी डू एंड व्हाट वी डू, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है वाई वी डू एंड वाई वी डू इट एंड द वे वी डू इट। कह रहा है क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, ये रीथिंक करना जरूरी है। सही है। हो सकता है बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी चली आ रही हो, ठीक है, अगर आप रीथिंक नहीं करोगे, बिजनेस बीपीआर नहीं करोगे, तो वो पुरानी रिजिड पॉलिसी जो पुराने जमाने की थी वो चलती ही रहेगी, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे हमारे लॉ के सेगमेंट में भी आप देख सकते हो बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो बहुत पुराने पुराने बने थे, आज भी चलते आ रहे हैं, और उनका प्रैक्टिकल इतना इम्प्लीकेशन भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बचपन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिमिट पढ़ाई थी, 100 रुपए वाली, 100 रुपए वाली विनिंग विनिंग वाली कुछ लिमिट पढ़ाई थी, 100 और 500 रुपए वाली, याद है आपको। याद। अ- अरे 100 और 500 रुपए वाली आपको लिमिट पढ़ाई थी मैंने, कि कब स्पेकुलेटिव मानेंगे, कब स्पेकुलेटिव, हाँ वेजरिंग नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया था बहुत पुराना एक्ट है इसलिए वहाँ पे लिमिट है। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे लॉ हैं इंडिया के अंदर जिसमें बहुत पुरानी पुरानी लिमिट्स लिखी हुई हैं, है ना, जहाँ पे जरूरत है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि भैया स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी हो और इसकी वजह से रिजल्ट ना आ रहा हो, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी पे काम ही नहीं कर रहा, डन। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है, सुनिएगा, पहला पहला तरीका क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, फंडामेंटल। आइए इसमें क्या करोगे आप, री इंजीनियरिंग डज नॉट बिगन with any assumption, it is totally free from preconceived notion, belief. It involves asking fundamental question about the organization and the business process, like why we do and what we do and why we do and कैसे वे we do, है ना, किस तरीके से हम अब बिजनेस करेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रीथिंक करना जरूरी है। पहले बीपीआर के लिए पहला प्रोसेस क्या है, फंडामेंटल रीथिंकिंग। उसके बाद क्या आता है, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस। रेडिकल रीडिजाइन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप मॉडिफाई नहीं करोगे किसी भी प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को आप क्या करोगे, रीडिजाइन करोगे, शुरू से पूरा रूट से जाके देखोगे और चेंज करोगे। आइए, कह रहा है रेडिकल रीडिजाइन मींस गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट सम superficial changes, that is the re-engineering is about reinvention of the business process and not improvement, enhancement and modification। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि री इंजीनियरिंग हम किसको बोलेंगे, इंप्रूवमेंट को बोलेंगे, एनहांसमेंट को बोलेंगे और मॉडिफिकेशन को बोलेंगे। तो आप आंसर क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज, इनमें से हम किसी भी चीज को री इंजीनियरिंग नहीं बोलेंगे। री इंजीनियरिंग का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी रेडिकल रीडिजाइन करना, ठीक है। कह रहा है इट इन्वॉल्व द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस एंड इवॉल्विंग न्यू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। सही है। कह रहा है पुरानी प्रोसेस को कंप्लीटली हम क्या कर देंगे, प्लीज, कह रहा है पुरानी प्रोसेस को हम कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देंगे, डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे और नई को लॉन्च करेंगे। आया। तो इसको क्या बोलोगे, रेडिकल रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस, दूसरा एलिमेंट था। और देखना लास्ट क्या है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस। तो ये क्या होता है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, बोलो। आप ओल्ड बिजनेस को चेंज करके न्यू में ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट आती है, यानी सुनिएगा सुनिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इस तरीके को लगाओगे, री इंजीनियरिंग को लगाओगे, तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं आएगी, ओवरऑल ग्रोथ आएगी। इंक्रीमेंटल ग्रोथ कब आती है, जब हम किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफिकेशन से छोटी सी ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आपको। हाँ देखिए, तो कह रहा है मार्जिनल इंप्रूवमेंट कैन बी डन बाय द कन्वेंशनल मेथड। जो मार्जिनल मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल। मार्जिनल इंप्रूवमेंट ट्रेडिशनल मेथड से आती थी, लेकिन री इंजीनियरिंग इज मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड बिजनेस प्रोसेस बाय द न्यू टू अचीव द ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, यानी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ना आके ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा। चलें आगे। तीन एलिमेंट समझ में आए, बताइए तीन एलिमेंट कौन कौन से थे बच्चे, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग और ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट। लिख दोगे पक्का, एलिमेंट ऑफ बीपीआर पूछेगा तो, बीपीआर क्या होता है अगर पूछेगा लिख दोगे। चलें आगे। आइए, कह रहा है जेनरिक प्रोसेस क्या है बीपीआर की, सुनना, यानी जनरल प्रोसेस, जेनरिक का मतलब
कह रहा है जनरल बिजनेस प्रोसेस क्या है, जेनरिक बिजनेस प्रोसेस, आइए सुनना। कह रहा है जो जनरल बिजनेस प्रोसेस है उनने बीपीआर को ना ग्रुप कर दिया कि यहाँ यहाँ पे आप सुनिएगा, प्रोसेस में ही तो लगेगा यार, बिजनेस प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग बोलना था, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किसी प्रोसेस में ही तो लगेगा, तो हमने प्रोसेस को ग्रुप कर दिया। देखना कह रहा है या तो आप डेवलपमेंट में लगा लो, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा लो बीपीआर, सुनिएगा हम क्या कर रहे हैं, बोलो ना, बिजनेस जनरल प्रोसेस में बीपीआर लगा रहे हैं। कह रहा है जनरल बिजनेस प्रोसेस है ना, जनरल बिजनेस प्रोसेस में हम क्या लगा रहे हैं, बीपीआर लगा रहे हैं। जनरल, मैं जनरल बोल रहा हूँ जान के, जेनरिक का मतलब जनरल ही हो गया। तो कह रहा है प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द, या तो आप डेवलपमेंट में लगा दो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, या डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में लगा दो, या तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो बीपीआर। उस चैनल को आप जिस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो उसकी आप प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करो, है ना, या आप डिलीवरी को री इंजीनियरिंग करो। कह रहा है सुनिएगा, ये इनने 3 कैटेगरी बांट दी पूरी जनरल प्रोसेस की, समझ में आ रहा है आपको। पहला क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लो या डिस्ट्रीब्यूशन में कर लो या डिलीवरी में कर लो। दूसरा कहता है इन्वॉल्विंग द, या तो आप कस्टमर के इंटरफेस पे काम कर लो, कस्टमर के इंटरफेस पे काम कर लो कि कस्टमर को कैसा इंटरफेस मिलेगा। जैसे ये भाई साहब हमारे गेम खेलते रहते हैं, इसमें कस्टमर का इंटरफेस अगर अच्छा नहीं होगा, अगर कस्टमर का इंटरफेस अच्छा नहीं होगा, क्या गेम में मजा आएगा, आप बताओ मेरे को, नहीं मजा आएगा। तो इसमें कस्टमर इंटरफेस पे काम करा जाएगा कि भैया गेम का तो सारा मजा वही है, आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो आगे कह रहा है या फिर आप प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटी पे काम कर लो, ठीक है। तो कह रहा है आप ये 3 अलग अलग एक्टिविटी में बीपीआर लगा सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। तो कह रहा है डेवलपमेंट में डिलीवरी में कैसे लगाओगे, दिस में इंक्लूड रिसर्च, रीडिजाइन प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, लॉजिस्टिक पे काम करोगे। कह रहा है अगर कस्टमर इंटरफेस पे काम करना है, मार्केटिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट करोगे, आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे, ठीक है। और अगर दिस इंक्लूड, कह रहा है मैनेजमेंट पे काम करोगे तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करोगे, प्लानिंग बजटिंग करोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे और बिल्ड करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीसी। इन सब चीज़ों पे आप अलग अलग तरीके से बीपीआर लगा सकते हो। आ रहा है, आगे चलें, आइए। अब कह रहा है ये क्या था बेटा, ये क्या था बताना मेरे को, बोलो बोलो। कह रहा है अलग अलग बिजनेस प्रोसेस में, यानी जनरल बिजनेस प्रोसेस में क्या बीपीआर की जरूरत है। तो कह रहा है नीड ऑफ द बीपीआर को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, या तो डेवलपमेंट में लगा लो, या डिस्ट्रीब्यूशन में लगा लो, या फिर कंज्यूमर के इंटरफेस में बीपीआर लगा लो, या मैनेजमेंट एक्टिविटी में बीपीआर लगा लो। तो आप देखोगे कहाँ पे जरूरत है आपको, वहां पे आप बीपीआर करोगे। बीपीआर बोले तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आ रहा है, आ रहा है, आइए। कह रहा है इंप्लीमेंट करना है अगर बीपीआर, आपको कैसे करोगे, इधर आ जाओ। इंप्लीमेंटिंग बीपीआर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बताओ कैसे करोगे, सीख चुके हो अब तो आप, बोलो। सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे ऑब्जेक्टिव, क्यों करना है भैया, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ये डिटरमाइन हो जाएगा कौन से एरिया में खेलोगे। हाँ देखो कह रहा है ऑब्जेक्टिव आर डिजायर एंड रिजल्ट ऑफ रीडिजाइंड प्रोसेस विच मैनेजमेंट वांट टू अचीव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी गोल के ऊपर काम कर लोगे, क्यों करना चाहते हैं। फिर कहता है आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड डिटरमाइन देयर नीड। अब इस गोल के लिए आइडेंटिफाई करो कस्टमर को और उनकी नीड को समझो। कह रहा है प्रोसेस डिजाइनर नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर, कस्टमर को समझना पड़ेगा, देयर प्रोफाइल समझना पड़ेगा, स्टेप इन एक्वायरिंग यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स ये समझने पड़ेंगे। कह रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिडिजाइन दोज बिजनेस प्रोसेस दैट क्लियरली प्रोवाइड द वैल्यू टू दी कस्टमर। सुनना, जब ग्रोफर खरीदा होगा ब्लिंकिट ने, क्या ये सारे काम करे होंगे, हाँ, लॉस मेकिंग यूनिट को उसने खरीद के क्या ये सारे काम करे होंगे। अब ब्लिंकिट ठीक चल रहा है या पहले चल रहा था, हाँ, कंपेरेटिवली नाम अब ज्यादा है ना, सर्विसेज भी बढ़िया, आप मंगा के देखना तुरंत आ जाएगा सामान, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो कह रहा है स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। सुनना प्लीज, पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, प्लीज यार प्लीज, बच्चे नहीं हो आप यार, डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, कस्टमर की नीड को समझेंगे और कस्टमर को समझेंगे और उसकी नीड को समझेंगे।
अब कह रहा है स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसको हटाएंगे, फिर नई प्रोसेस को लॉन्च करेंगे। कह रहा है दिस प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट बेस फॉर द प्रोसेस डिजाइनर, इट गिव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट एंड व्हाई ऑफ द टारगेटेड प्रोसेस। सही है, तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं ये इससे आ जाएगा, क्या कर रहे हैं और क्यों किस लिए कर रहे हैं। कह रहा है फॉर्मुलेट द रीडिजाइन प्रोसेस प्लान एंड इम्प्लीमेंट द रीडिजाइन प्रोसेस, ये खुद पढ़ लेना। फॉर्मुलेट करेंगे रीडिजाइन और इम्प्लीमेंट कर देंगे। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? क्लियर है? ये क्लियर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर कैसे कैसे करोगे? ये तो चॉकलेट दिखा रही है, कह रही है सर 2 पेज बचे हैं, सिलेबस खत्म हो रहा है। प्लीज एक बार प्लीज इम्प्लीमेंटेशन को बता दो। पहला डिटरमाइन करोगे ऑब्जेक्टिव, दूसरा आइडेंटिफाई करोगे कस्टमर और उनकी नीड को। एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्यों करेंगे स्टडी? उससे हमें एक बेस मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या काम चल रहा है ना, और ये पता चल जाएगा व्हाट और वाई, पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फॉर्मुलेट कर लेंगे रीडिजाइन प्रोसेस प्लान और उसका इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चले। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बीपीआर, मेरे को बताओ क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई रोल है बीपीआर में? अरे भाई साहब, आपको अगर अपग्रेड होना है तो इंटरनेट, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है। हम ये बोल सकते हैं कि सारी प्रोसेस में बीपीआर लगा के ही हम अपग्रेड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? और सारी बीपीआर की प्रोसेस में आईटी लगा के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? आईटी लगाने से क्या क्या फायदे होंगे? कवरेज बढ़ेगी, जो लैंग्वेज बैरियर खत्म होंगे, जोग्राफिकल बैरियर खत्म होंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ लोगे, खुद से पढ़ लोगे, आईटी वाला पार्ट खुद से पढ़ लोगे? हाँ पक्का? देख लेना, इम्पैक्ट है और वैल्यू है। आइए, तो ये नहीं पढ़ा रहा मैं, ये नहीं पढ़ा रहा, आईटी और बीपीआर सेम ही है। आ जाओ। हाउ इज द बीपीआर डिफरेंट फ्रॉम द अदर? कह रहा है बीपीआर दूसरों से अलग कैसे है? यार प्लीज, हाउ प्लीज 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 यार, हाउ इज बीपीआर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एफर्ट्स ऑन इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी? कह रहा है कैसे, प्लीज प्लीज प्लीज, ये कह रहा है कैसे जो अदर एफर्ट्स हैं उनसे बीपीआर कैसे ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए बीपीआर कैसे ज्यादा अच्छा है। पहला कहता है डिसकंटिन्यूअस थिंकिंग, यानी बताओ। ये रेडिकल रीडिजाइनिंग है, यानी पुराने वाले को बिल्कुल हटा देता है और न्यू थिंकिंग आती है। सही है। यूज ऑफ आईटी करते हैं अपन तो उसका फायदा मिलता है। कह रहा है न्यू बिजनेस प्रोसेस आती है इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटेड एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, यूटिलाइज करता है वो आईटी को और अच्छे से इवॉल्व कर लेता है। री इंजीनियरिंग स्टार्ट विद द प्रोसेस बट डज नॉट एंड देयर। क्या कह रहा है ये? री इंजीनियरिंग स्टार्ट्स विद द प्रोसेस, मगर वहां पे खत्म नहीं होती। ये पढ़ लेते हैं क्या क्या हो रहा है। अलग अलग डायमेंशनल पे इसमें काम चल सकता है, जैसे हमने अभी बांटा था जेनरिक प्रोसेस को अलग अलग तरीके से। तो कह रहा है इट व्यू द प्रोसेस फ्रॉम द क्रॉस डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, thus इट इज द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल कैसे है बताना? अभी 3 हिस्सों में बांटा था ना, मैनेजमेंट के ऊपर काम कर लेंगे, कस्टमर के ऊपर काम कर लेंगे, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर लेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल है। कह रहा है बीपीआर एफर्ट इन्वॉल्व द मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, वो तो होगा ही। कह रहा है ड्यू टू मैसिव चेंज इन्वॉल्व बीपीआर मस्ट बी सपोर्टेड बाय द विजन कमिटमेंट टू द टॉप लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जो टॉप लीडर हैं वो बेटा इसको सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है बीपीआर में? ना प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम बताओ क्या क्या आ सकती है? पुराना भी हटा दिया, नया भी काम ना करे, दिक्कत है। कॉस्ट ज्यादा आएगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो कह रहा है बीपीआर इन्वॉल्व द रेडिकल चेंजेस इन द बिजनेस, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द कंपनी हैव इनफ करेज। पहला क्या है भैया? बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए कि पुराना पूरा हटा दो और नया लॉन्च करो, तो करेज की बहुत जरूरत है। फॉर हैविंग द बीपीआर ड्यू टू द चैलेंज इन्वॉल्व, करेज को अंडरलाइन कर लेना प्लीज। कह रहा है इट डिस्टर्ब द एस्टैब्लिश फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द हिरार्की, दिस में क्रिएट द रेसिस्टेंस फ्रॉम
एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को दिक्कत आएगी बार बार चेंज करते रहोगे तो कह रहा है हम जो हमारा अभी स्टैब्लिश फंक्शनल स्ट्रक्चर और हिरार्की है उसको चेंज कर देते हैं, ये दिक्कत है। इट इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट टाइम ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगेगा, देयर कैन ऑल्सो बी लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। मतलब जिस पीरियड में हम पुराने वाले को हटा रहे हैं नया वाला लॉन्च कर रहे हैं वो पीरियड हमारा बेकार जाएगा, उसमें कोई काम नहीं चल रहा होगा क्योंकि प्रोसेस में हम खेल रहे हैं, अभी चेंज कर रहे हैं, तो उसमें वो टाइम में हमारा लॉस ऑफ टाइम और एफर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगला, सेटिंग ऑफ टारगेट इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। यहाँ पे टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट है। कह रहा है इफ द टारगेट इज नॉट सेट प्रॉपरली रीडिजाइनिंग एफर्ट में टर्न आउट टू बी फेलियर। तो अगर टारगेट अच्छे से अचीव नहीं करा, फुलफिल नहीं करा, मतलब सेट नहीं करा, तो उस केस में फेलियर की भी सर्कमस्टांसेस बन सकती है। प्रॉब्लम एक बार ही बता देना, करेज पहला क्या है, करेज। दूसरा क्या है, एस्टैब्लिश फंक्शनल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, हिरार्की को तोड़ देते हैं, इसलिए हमारा जो एम्प्लॉयर असिस्ट करता है। तीसरा क्या है, टाइम और एक्सपेंडिचर, और ट्रांजिशन पीरियड में रेवेन्यू का लॉस भी होगा। चौथा क्या है, टारगेट सेट करना डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रिकी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब बताओ मेजर फायदे क्या है। कह रहा है थ्रस्ट क्या है, सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर बताइए। आसान है बिल्कुल। बीपीआर एम टू, आइए, बीपीआर एम टू रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, है ना। कह रहा है एलिमिनेट, सुनिएगा, अगर हम बीपीआर ला रहे हैं, पुरानी रिजिड स्ट्रेटेजी को, प्रोसेस को हटा के नई स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, तो हम इन चीजों पे काम करेंगे जो यहाँ लिखी हुई है। बताओ ना, हम एलिमिनेट करेंगे अनवांटेड और रिडंडेंट स्टेप्स। आईफोन भी करता है ना, डुप्लीकेट फोटो आती है कहता है डिलीट कर दो, तो आप भी जो डुप्लीकेट टास्क आ रहा होगा आपकी प्रोसेस में, उसको आप क्या करोगे, हटाओगे, कहोगे इसकी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं सिंप्लीफाई करोगे प्रोसेस को, भैया इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया हुआ है। कह रहा है एलिमिनेट करोगे वेटिंग टाइम एज फार एज पॉसिबल। आ रहा है? चले अब लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद लास्ट आएगा ऑडिट भी है। बेंचमार्किंग, आइए, ऊपर ऑडिट भी है ना, 2 मिनट में हो जाएगा ऑडिट, तो आपने पूरा भर भर के पढ़ा हुआ है यार। ऑडिट का जिसने पूरा कोर्स पढ़ा हो, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसके लिए ये वाला ऑडिट कुछ है? आप बताओ, सुनो, आ जाओ प्लीज। बेंचमार्किंग यार 5 सेकंड में खत्म हो रहा है, 5 सेकंड पक्का। बेंच खत्म हो गया ना, अब मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। सुनो, बेंचमार्किंग का मतलब है बेटा, हम एक ऐसे प्लेयर हैं, अभी हम लीडर नहीं है, हम आए हैं बिजनेस में, तो हमने एक इंडस्ट्री को एज ए बेंचमार्क सेट कर लिया। जैसे सुनिएगा, आईफोन है जैसे, अब आईफोन प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसको बेंचमार्क बना के सैमसंग भी काम कर रहा है कि मैं भी अपने प्रोडक्ट, अपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लाऊंगा जो मैं प्रीमियम को टारगेट करूंगा, तो इसलिए वो बार बार महंगे महंगे फ़ोन नए नए फीचर के साथ, हाँ, नए नए फ़ोन महंगे महंगे फीचर्स के साथ लॉन्च करता है। तो उसमें क्या करा हुआ है, उसने एक बेंचमार्क लगाया हुआ है कि भैया मैं भी 1 लाख का फ़ोन बेचूंगा। ये भी एक बेंचमार्क है कि मैं भी 1 लाख का फ़ोन बेचूंगा और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो बेंचमार्किंग का मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उसका जो स्टैंडर्ड सेट हो गया, उस स्टैंडर्ड को हम बेंचमार्क मान के काम कर रहे हैं और वहां तक पहुंचेंगे और उससे बढ़िया पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? हम उसको बीट करना चाहते हैं, तो उसको हमने एज ए बेंचमार्क सेट कर दिया और हम उसी की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और उसको बीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। आइए, कह रहा है बेंचमार्क रेफर्स टू द स्टैंडर्ड और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच थिंग मे बी कंपेयर्ड और मेजर्स एंड जज्ड। कह रहा है इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन द कंट्रोल, एंड ये कंट्रोल से ब्रॉडर कंसेप्ट है। कह रहा है इज वाइडली यूज्ड बाय कमर्शियल एंड द नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द प्रोसेस। एग्जांपल, ए कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर ऑफ ए टीवी कंपनी attend a call within 48 hours if it industry norm is that to call the attend within, ये बेंचमार्क हो गया। बेंचमार्किंग इज द अप्रोच ऑफ सेटिंग गोल सेट कर दिया, महंगे फोन बनाना, आप मेरा वाला ध्यान में रखो, महंगे फोन बनाएंगे अपन, गोल सेट कर दिया। मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर करेंगे कि कंपटीटर क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या उसको हम बीट कर पाएंगे। बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी उस पर बेस्ड होगा। कह रहा है इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। कह रहा है इट इन्वॉल्व द रेगुलरली कंपेयरिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस।
आइडेंटिफाइंग द गैप एंड फाइंडिंग आउट द मेथड टू नॉट ओनली रिड्यूस द गैप बट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। हम सिर्फ वहां तक नहीं आना चाह रहे, हम अपनी जो सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आईफोन कहाँ कहाँ पे और लैकिंग कर रहा है। हो सकता है कि और चीज़ों के लिए भी पैसे चार्ज कर सकता हो, वो सैमसंग कर ले कल को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ चलें, आइए। ऑब्जेक्टिव क्या है बेंचमार्किंग का? एक सेकंड में बता देता हूँ। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर सकते हो, असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे काम कर सकते हो, कस्टमर सर्विस पे, प्लांट यूटिलाइजेशन पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, जैसे बेंचमार्क देख लो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वेटिंग टाइम कि भैया हम कम से कम पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा 30 मिनट्स, ठीक है। और अभी एफएमसीजी में ब्लिंकिट का भी एग्जांपल यहाँ पे सेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ई कॉमर्स में डिलीवरी टाइम, एंड मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में सॉरी, माइलेज। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए देखिए, अब कह रहा है क्या क्या स्टेप्स हैं बेंचमार्किंग करने के। सुनो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे नीड ऑफ बेंचमार्किंग। आइडेंटिफाई करोगे नीड ऑफ बेंचमार्किंग, कैसे होगा वो? बोलो बोलो बोलो। इन्वॉल्व करेगा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेंचमार्किंग एक्सरसाइज, कहाँ पे पहुंचना चाहते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उससे पता चलेगा कि अभी जरूरत है हमें। फिर कह रहा है क्लियरली अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है हमारी, उसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी तो इंप्रूव करोगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेस, आपकी बेस्ट प्रोसेस कौन सी है। कह रहा है इट में विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और द एक्सटर्नल टू इट। कंपेयर करोगे ऑन प्रोसेस विद दैट ऑफ द अदर, जिसको आपने बेंचमार्क सेट करा है अपनी प्रोसेस को उसकी प्रोसेस के साथ कंपेयर करोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। फिर उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर करोगे, ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रिपेयर करोगे एक रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट द स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस गैप, एंड लास्ट क्या है हमारी, छठी, इवेल्युएशन। समझ में आया? इसमें क्या करोगे, एक रिपोर्ट बनाओगे। इन चीज़ों पे जब आपने काम कर लिया, कंपेयर कर लिया, एक रिपोर्ट तैयार होगी। उससे हमारे पास एक गैप आ जाएगा कि कहाँ उसके अंदर और हमारे अंदर गैप है, उस गैप को फुलफिल करेंगे और उससे हम कम्पिटेटिव एज लेना चाहेंगे। और हमारा इसमें मोटिव ये रहेगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है हम उसको बीट करें। क्लियर है? बेंचमार्किंग समझ में आई? एक बार स्टेप बता दो। आइडेंटिफाई नीड ऑफ द बेंचमार्किंग। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस जानोगे, पास्ट प्रोसेस को जानोगे, अपनी प्रोसेस को जिसको बेंचमार्क सेट करा उसके साथ। प्रिपेयर करोगे एक रिपोर्ट, इम्प्लीमेंट करोगे जो जो स्टेप नेसेसरी है रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को, या जो भी चीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हो उसके लिए। लास्ट में इवेल्युएशन करोगे। आ रहा है? बेंचमार्किंग खत्म, ऑडिट पे आ जाओ फटाफट। स्ट्रैटेजी ऑडिट कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, स्ट्रैटेजी ऑडिट का मतलब क्या है? सुनिएगा, नॉर्मल ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये देखना एफआरएफ के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वही होता है। वैसे ही स्ट्रैटेजी ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द फर्म स्ट्रैटेजी, कंपेयर द एग्जिस्टिंग रिजल्ट एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। समझ में आया? समझ में आया? क्या करना है हमें? एग्जामिन करना है और कंपेयर करना है और टेक करने करेक्टिव एक्शन। आइए, स्ट्रैटेजी ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, प्लीज, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या जरूरी है? एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन किसका? प्रोसेस का। आइए, refers to the review of the existing strategy with the intention to be implemented in the future. Strategy audit help in the organization to identify। सुनिएगा, इसमें क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, करेक्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड नॉट, जो कि इफेक्टिव नहीं है, जो पहले इफेक्टिव नहीं थी मतलब उस पर काम कर लेंगे। कंपनीज रिव्यू करेगी देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी और रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग, उस पर काम कर लेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, नीड क्या है स्ट्रेटेजी ऑडिट की, बताओ। नीड क्या है स्ट्रेटेजी ऑडिट का? नीड क्या है स्ट्रेटेजी ऑडिट का? बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, स्ट्रेटेजी ऑडिट क्या होता है? नीड बताइए, नीड बताइए प्लीज। सुनिए, जब आप इवेल्युएशन करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा
व्हेन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट दैट द स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपको ये पता चल गया कि जो, सुनिएगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आपको ये पता चल गया कि जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आप अब एरिया ढूंढोगे ना, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप स्ट्रेटेजी को ऑडिट करवाओगे। ठीक, कह रहा है व्हेन द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव आर नॉट बीइंग अकम्प्लिश्ड। कह रहा है व्हेन द मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सुनिएगा, आपने स्ट्रेटेजी लॉन्च करी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो गए, मेजर चेंजेस हो गए, तो आप स्ट्रेटेजी ऑडिट करवाओगे और देखोगे कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान टू फाइन ट्यून द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड इंट्रोड्यूस द न्यू स्ट्रेटेजी। आ रहा है, बहुत जनरल सेंस में लिखा हुआ है, लिख पाओगे? क्या क्या नीड है बता दो एक बार दोबारा। ना ना, दोबारा बताना पड़ेगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर से हमें यह पता चल गया कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है ठीक से काम नहीं कर रही। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं हो रहे, तब मेजर चेंजेस आते हैं, और जब टॉप मैनेजमेंट ने ये प्लान कर लिया कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को किसी नए में डेवलप करना है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑडिट लाई इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही है, ये सेम है, पढ़ लोगे? देख लो भैया, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? अब सुनना, ये एक भाई साहब हैं, कौन है? रिचार्ड रूमेल्ट्स। इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि भैया आप ना स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें ये 4 चीजें चेक कर लो, ये 4 चीजें चेक कर लो, और उसके बाद क्या करा लो? सुनो, सुन लो प्लीज, ये 4 चीजें चेक कर लो। लो, बन गई मेमोरी टैंक। भैया सुनो, ये बड़ा गंदे आदमी थे रिचार्ड जी, इन्होंने ये मेमोरी टेक्निक दी है। सही है। यार आ जाओ, सुनो सुनो प्लीज, आ जाओ। पहला क्या बोला इन्होंने? बोला आप कंसिस्टेंसी चेक कर लो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, क्या वो आपके गोल और ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है या नहीं कर रही। मतलब जो स्ट्रेटेजी बनाई है और जो उससे गोल आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आप चेक कर लो। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंस। आइए कॉन्सोनेंस पढ़ लो एक बारी बस अंदर से, बाकी सब इजी है, वो नाम से ही समझ। ना ना, मैं ही पढ़ूंगा। आइए, refers to the need of strategists to examine the set of trend as well as individual trend in the auditing strategy. बोल दो, है मैडम? कॉन्सोनेंस का मतलब क्या है बताओ? क्या क्या क्या? कैसे समझ नहीं आया? एग्जाम्पल देख लो। आ, है तो खुद पढ़ लोगे, छोड़ दूं? बताओ, कॉन्सोनेंस समझ में आ रहा है आपको? देखो आ जाओ, एक बार बस कॉन्सोनेंस पढ़ लो, बाकी सारा इजी है यार, कॉन्सोनेंस ही पढ़ना है। कह रहा है जैसे डे केयर एंड द स्कूल सेंटर कम अबाउट एज ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ मैनी ट्रेंड्स दैट इंक्लूडेड ए rise in the average level of education need of the different education। सही है? ये क्या कह रहा है? इंक्रीज इन द इनकम एंड इंक्रीज इन द वुमेन इन द वर्कफोर्स। बहुत बदतमीज हो यार तुम, बहुत बदतमीज हो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है वैसे भी, सुनना बस, मैं सुनो 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 सुनो। रिचार्ड भाई साहब ने बोला था कंसिस्टेंसी पे काम कर लेंगे, कॉन्सोनेंस पे काम कर लेंगे, फीजिएबिलिटी पे काम कर लेंगे कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो फीजिएबल है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि
जितने का सामान नहीं है उतने का ताला लगा दिया आपने, समझ में आया। और एडवांटेज, उससे आप देखोगे कि एडवांटेज आ रही है नहीं आ रही। अगर इनमें से कहीं पे भी लैकिंग आ रही है तो आप स्ट्रेटेजिक ऑडिट करा दोगे, तो आप स्ट्रेटेजिक ऑडिट करा दोगे। इसने वो चेक करने बताया है कि कब आप स्ट्रेटेजी ऑडिट कराओगे, और ये आपको सिखाता है कि कैसे आप इवेल्युएट करोगे एक स्ट्रेटेजी को जरूर आएगा क्वेश्चन, पक्का पक्का आएगा। आप हल्के में ले रहे हो ना, क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। चलें आगे, आ जाओ। सच में कह रहा हूं मैं, मजाक में नहीं कह रहा, लिख देना। लास्ट, रीजन वाई द, कह रहा है किस लिए, कह रहा है रीजन वाई द स्ट्रेटजी ऑडिट इज मोर। सुन लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए भैया जरूरत पड़ेगी ऑडिट की। कह रहा है इंक्रीजिंग इन द डिफिकल्टी इन प्रिडिक्शन इन द फ्यूचर एंड विद द एक्यूरेसी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एनवायरनमेंट, रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस एंड द बेस्ट प्लान, डिक्रीजिंग इन द टाइम स्पैन फॉर विच द प्लानिंग कैन बी डन विद द सर्टेनिटी। तो कह रहा है ये सारी दिक्कतें आती हैं एक स्ट्रेटेजी के अंदर, इसलिए ऑडिट करना उसका जरूरी है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 हो गया कंप्लीटली खत्म। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, चलो, थैंक यू वेरी मच।